तो ऐसा भी हो जाता है कि स्क्रीन में सिर्फ नाम ही दिख रहा है, जो हम लिख रहे हैं वो नहीं दिख रहा है, इसीलिए हम पूछ लेते हैं एक बार। अब देखो तुम लोग के पास गया रिकॉर्डिंग का मैसेज? अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलो स्क्रीन तो शेयर है ही। अच्छा, हम लोग कैश बुक पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट दिन हम लोग कैश बुक कर रहे थे, जिसमें मैंने बोला था कि इलास्ट्रेशन 5 जो है वो तुम लोग कर सकते हो होमवर्क के हिसाब से कैश बुक का। और एक हम लोग नया सीखेंगे, दैट इज पेटी कैश बुक। कैश बुक का ही एक टाइप है पेटी कैश बुक। तो एक काम करते हैं, पहले पेटी कैश बुक कर लेते हैं, मिडिल में ये है, उसके बाद वो होमवर्क वाला क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो पेटी कैश बुक क्या है इसके बारे में पहले हम बता देते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से रीड करके बताएंगे। तो कैश बुक है ये तो पता चल रहा है, बस इसके आगे एक नाम जुड़ गया है, दैट इज पेटी कैश बुक, ठीक है। अब ये पेटी का मतलब क्या होता है? पेटी कैश बुक, ठीक है। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। एक्चुअली ये फ्रेंच वर्ड, एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। लेकिन फ्रेंच में ये पेटी ऐसा नहीं है, फ्रेंच में इसका कुछ इस तरह से स्पेलिंग है, PETIT, ठीक है, पेटिट। पेटिट, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्रेंच में स्मॉल। एक्चुअली ये पेटी जो है ये वहां से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसे ही बता दिया मैंने कि फ्रेंच वर्ड पेटिट से ये लिया गया है। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, तो कैश बुक जो स्मॉल, तो क्या मतलब कैश बुक छोटा सा कैश बुक बनेगा? नहीं, कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग होता है वो स्मॉल एक्सपेंडिचर के लिए होगा, ठीक है। तो पेटी कैश बुक जो है वो अनदर टाइप ऑफ कैश बुक है। पहला पॉइंट तो ये होता है, ये अनदर टाइप ऑफ कैश बुक है। कैश बुक है लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप, जैसे हम लोगों ने लास्ट दिन दो तरह का देखा था, ठीक है। वहां पर हम लोगों ने कॉलम वाइज कैश बुक का टाइप देखा, जैसे ये था हम लोग का सिंगल कॉलम कैश बुक, ये था डबल कॉलम कैश बुक, ये था ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ठीक है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे और एक तरह का कैश बुक, दैट इज पेटी कैश बुक। अब यहाँ पर क्या होता है फिर, वहां तो जैसे कॉलम एडिट होता था, यहाँ पर अगर कोई बिजनेस थोड़ा बनने, ऑर्गेनाइजेशन जो है लार्ज है, ठीक है, तभी पेटी कैश बुक बनाने से फायदा है, क्योंकि हम लोग सब्सिडियरी बुक्स अब लगभग हमारा खत्म होने को आ रहा है। सब्सिडियरी बुक्स का हमारा पहला कंसेप्ट तो यही था ना कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो एक अकाउंटेंट बेचारा कितना रिकॉर्डिंग करे। तो अगर हम लोग काम को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो काम का परफॉर्मेंस ये सारी चीज अच्छे हो जाएंगे, इस वजह से सब्सिडियरी बुक्स आया था। उसी तरह से अगर कैश बुक में कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन इतना ज्यादा हो जा रहा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कि सारा खर्चा कैश बुक में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो इसमें भी एक पार्ट डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहाँ पर किस चीज के लिए कैश बुक का और एक पार्ट डिवाइड किया गया, जो बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा होता है, ठीक है। बिजनेस का जो छोटा छोटा खर्चा होता है, जैसे कि कोई प्रिंटिंग पोस्टेज का खर्चा हो गया, ठीक है, जैसे जेरोक्स वगैरह का खर्चा बिजनेस में हो ही सकता है कि कुछ जरूरत हुआ, कुछ पेपर वगैरह जेरोक्स करवाना पड़ा, ठीक है। कुछ प्रोडक्ट जो हम लोग बेचते हैं उसको लोडिंग अनलोडिंग के लिए हम लोगों ने कुछ वेजेस का मतलब खर्चा किया। या फिर हो सकता है कि हम लोग जिस व्हीकल में करके हमारा प्रोडक्ट ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, तो उसका एक फ्रेट हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कस्टमर केयरिंग का भी खर्चा होता है। देखोगे कहीं कहीं कुछ स्पेशली लोकल दुकान में ऐसा होता है, मॉल वगैरह में ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग जाते हैं तो हमें चाय ये सब ऑफर किया जाता है, तो ये सब क्या है, ये कस्टमर केयरिंग है, इसे नॉर्मली लोग करते हैं, कस्टमर केयरिंग है। अगर किसी का ये है प्रोटोकॉल की वो करते हैं ऐसे कस्टमर केयरिंग तो करते हैं। तो कस्टमर केयरिंग पे भी खर्चा हो सकता है, किसी को चाय ऑफर किया गया, किसी को कॉफी ऑफर किया गया, तो वो भी खर्चा होता है, ठीक है। हम लोग अपने एम्प्लॉय को टिफिन खर्चा देते हैं, या फिर हम लोग अपने एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं, जाने आने का खर्चा हमसे लिया करो, तो कन्वीनियंस का खर्चा। तो ये सब छोटा मोटा खर्चा जो डायरेक्टली बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, या फिर मतलब छोटा छोटा खर्चा है, ठीक है। हमेशा रेगुलर बेसिस पे हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रिंट जेरोक्स हमेशा होता है ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। कुछ हम लोग पोस्टेज वगैरह का खर्चा, तो ये छोटा छोटा खर्चा कहाँ रिकॉर्ड करें, क्या ये कैश बुक
बुक में रिकॉर्ड करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, कैश बुक में भी हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर ये छोटा छोटा खर्चा ही बहुत ज्यादा हो जाता है तो बाकी खर्चा तो और भी ज्यादा है। तो क्योंकि कैश बुक हमारा बहुत हेवी हो जाएगा, इस वजह से कैश बुक को और भी पार्ट में डिवाइड कर दिया गया कि बिजनेस की ये सब छोटे छोटे खर्चे को हम लोग अलग एक कैश बुक पे लिखेंगे, जिसका नाम रखा गया पेटी कैश बुक। ठीक है, तो पेटी कैश बुक इसीलिए बनाया गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कौन मेंटेन करना चाहिए किनको, मेंटेन जनरली इन ए लार्ज बिजनेस कंसर्न। एक मिनट रुको, अपने आप हाथ लग के बंद होना। क्या हो जाएगा, लार्ज बिजनेस कंसर्न। ठीक है, क्यों छोटे बिजनेसमैन क्यों नहीं कर सकते पेटी कैश बुक? क्या उनको नहीं करना चाहिए? देखो, पहला बात है कि जब हम लोग अलग अलग जो है कैश, ये सब अपने आप मीट किया थे, जो भी हो तो लिख देते हैं फिर से। जो छोटे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए प्रॉब्लम क्या है, अगर वो पेटी कैश बुक अलग बनाएंगे तो उनको अलग एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए खर्चा बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा उतना टास्क है ही नहीं तो हम लोग कैश बुक में भी छोटा मोटा खर्चा लिख देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर हमारे लिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है तभी हमें अलग से बुक्स बनाने का जरूरत है, अदरवाइज क्या जरूरत है? तो इसीलिए जो लार्ज बिजनेस कंसर्न है उन्हीं को बनाना चाहिए, नहीं तो इससे क्या होगा, खर्चा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि दो खर्चा अपॉइंट सॉरी दो अकाउंटेंट को फिर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक हो जाएगा मेन कैशियर, ठीक है, मेन कैशियर जो कैश बुक संभालेगा, और दूसरा हो जाएगा पेटी कैशियर। पेटी कैशियर, तो पेटी कैशियर क्या संभालेंगे? पेटी कैशियर संभालेंगे पेटी कैश। ठीक है, पेटी कैशियर नॉर्मली ये पेटी कैशियर को कौन अपॉइंट करता है? मेन कैशियर जो है वही पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट डिपेंड्स ऑन ईच एंटिटी टू आइडेंटिफाई expenses head also quantify limit for वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? देखो, अब छोटा मोटा खर्चा क्या है हमें वो समझना पड़ेगा। क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटा छोटा मोटा खर्चा क्या होता है? क्या हमारा जो प्रिंटिंग पोस्टेज है वो छोटा छोटा खर्चा होता है, या फ्रेट का खर्चा होता है छोटा छोटा खर्चा? तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जो जो ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी है उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा कि उनका कौन सा खर्चा पेटी एक्सपेंसेस के जैसा है, छोटा छोटा खर्चा है। क्योंकि सबके लिए एक तरह का खर्चा छोटा नहीं हो सकता है। किसी के लिए वेजेस छोटा खर्चा हो सकता है, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो वेजेस भी बड़ा खर्चा हो सकता है। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। इसीलिए बोल रहा है कि कौन सा पेटी एक्सपेंसेस है मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद से डिफाइन करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। और उनको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिफाई लिमिट फॉर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। और उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि कितने तक का खर्चा हम लोग छोटा खर्चा मानेंगे। मतलब 500 रुपए का खर्चा हुआ, अप टू 500 तक छोटा छोटा खर्चा मानेंगे, या अप टू 1000 तक छोटा खर्चा मानेंगे। अगर कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है वो बोलेगा मेरा 500 तक खर्चा हम छोटा मानेंगे, इससे ज्यादा होता है तो मेरे लिए बड़ा खर्चा होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलेगा कि 1000 तक का खर्चा मेरे लिए छोटा मोटा खर्चा है, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो मेरे लिए जो है वो छोटा खर्चा नहीं रहेगा। तो वही बोल रहा है, लिमिट क्या है हमारे लिए, हम छोटा ट्रांजैक्शन क्या है, वो तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है, कौन सा खर्चा हमारे लिए छोटा मोटा खर्चा है वो हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहां पर लिखेंगे पेटी कैशियर और जूनियर कैशियर, इनको बोला जाता है। ठीक है, जूनियर कैशियर इज अपॉइंटेड बाय
अपॉइंटेड बाय सीनियर कैशियर, ठीक है। तो जो सीनियर कैशियर होते हैं, यानी कि जो मेन कैश बुक संभाल रहे थे, मेन कैशियर या फिर मेन कैशियर, ठीक है, ये मेन कैशियर ही एक जूनियर कैशियर अपॉइंट कर देते हैं अगर उनके लिए जो मतलब काम संभालना मुश्किल हो जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो छोटे मोटे खर्चे के लिए ये किसी और को अपॉइंट कर देते हैं, आप छोटा मोटा खर्चा रिकॉर्ड करते रहो और बता भी देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सा छोटा खर्चा है, लिमिट क्या है। अच्छा, अब ये इनमें जो ट्रांजैक्शन का मतलब जो ये छोटा कैशियर है ना, ये जिस तरह से पेटी एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है, इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। ये जो पूरा पैटर्न चलता है जूनियर और सीनियर कैशियर का, ये होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, एक्चुअली जो हेड कैशियर है, ठीक है, या फिर जो सीनियर कैशियर है, जो भी बोलो, वो क्या करेंगे, मान लो ये हेड कैशियर है, कौन है, ये है ए, मिस्टर ए, ठीक है। अब इनका बिजनेस में ये अपना कैश बुक बना रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे, रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अब इनका रिकॉर्डिंग इतना ज्यादा हो जा रहा है, इनको लग रहा है नहीं अब तो मेरे से नहीं होने वाला, ये सारा खर्चा अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे लिए एक्यूरेटली मतलब खर्चा रिकॉर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा किसी और को अपॉइंट कर लेते हैं और उनको बोल देते हैं पेटी कैश बुक बना लो, ठीक है। तो हम लोग का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, मिस्टर ए देख रहे हैं बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। एक काम करते हैं, एक छोटा जो है एक जूनियर कैशियर को हम अपॉइंट कर देते हैं, सपोज ये है मिस्टर एक्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये छोटा मोटा बिजनेस का खर्चा रिकॉर्ड करेंगे, इनको ये काम दे दिया गया, ठीक है। अब ये काम करेंगे, अब ये खर्चा कहाँ से पे करेंगे, क्योंकि अगर ये कैशियर है, जब छोटा छोटा खर्चा पे करने का बारी आएगा तो इनको ही पैसा देना पड़ेगा प्लस रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा। तो इनको क्या दिया जाएगा, इनको ये जो मिस्टर ए है, ये इनको एक पेमेंट कर देंगे, ठीक है। इनके पास एक पैसा दे देंगे, इनके हाथ में कितना, एक फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे, ठीक है। अब वो फिक्स्ड अमाउंट क्या होगा वो इनको डिसाइड करना पड़ेगा। लाइक इनको लगा कि हम इनको दे देते हैं 5000, ठीक है। तो इनको बता दिए कि हम हर बार तुमको 5000 दे देंगे, हर बार यानी कब। अब ये जो टाइम है ये भी इनको डिसाइड करना पड़ेगा, हम 15 दिन के गैप में दे देंगे, हम 1 वीक के गैप में देंगे, हम 1 मंथ के गैप में देंगे, वो इनको डिसाइड करना पड़ेगा। मान लो इन्होंने डिसाइड किया कि हम हर 1 मंथ के गैप में आपको 5000 देंगे, आपको वो 5000 से बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा पे करना है और यहाँ पर रिकॉर्ड करना है और मुझे रिपोर्ट करना है। हर 1 मंथ के बाद मुझे क्या करना है, रिपोर्ट करना है। क्या रिपोर्ट करना है कि 5000 में से क्या क्या खर्चा पे हुआ और कितना खर्चा पे हुआ, ठीक है। मान लो इन्होंने रिपोर्ट कर दिया, यहाँ पर इन्होंने सारे एक्सपेंसेस जो है रिकॉर्ड कर लिए और यहाँ पर इनके पास 5000 था और खर्चा पे करने के बाद इनके पास अभी 2000 बचा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इन्होंने रिपोर्ट किया कि मेरा एक्सपेंसेस हुआ है 3000, मेरे पास अभी 2000 पड़ा हुआ है। तो ये क्या करेंगे, अगेन इनको कितना पेमेंट कर देंगे, 3000, ठीक है। तो जो लिमिट 5000 का इन्होंने डिसाइड किया था वो हमेशा अवेलेबल होना चाहिए जूनियर कैशियर के पास, ठीक है। इस सिस्टम को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। इम्प्रेस्ड सिस्टम में हेड कैशियर जूनियर कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा दे देते हैं एक पीरियोडिक वे में। अब पीरियोडिक वे खुद से डिसाइड करना पड़ता है, जैसे कि इन्होंने 1 मंथ कर रखा है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। और इसको पेमेंट कर देते हैं और ये इस खर्चे से, इस पैसे से खर्चा पे करते हैं और इनको रिपोर्ट कर देते हैं कि कहाँ कहाँ मैंने पेमेंट किया और मेरे पास क्या बचा है। तो इनका काम है वो देख लेना और देख के इनका बैलेंस फिर से उतना ही कर देना, ठीक है। तो इससे ज्यादा इनको नहीं मिल सकता है, तो इनको इसी में खर्चा जो है चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न को बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ठीक है। इसको बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। अब लिखते हैं, देखो यहाँ पर इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, हेड कैशियर ऑलवेज estimates the expenses and given advances to the पेटी कैशियर, ठीक है। जैसे पेरेंट्स जो है
बच्चों को दे देते हैं ना एक खर्चा समझ के कि हाँ इतना खर्चा लग सकता है, बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो जाने आने का खर्चा, टिफिन वगैरह ये सब मिला के इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो वैसे ही हेड कैशियर को पता है कि मेरे बिजनेस में, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम हेड कैशियर है, वहां पर छोटा मोटा खर्चा कितने का होता है, तो वो एस्टिमेट कर लेते हैं एक्सपेंसेस को, और एडवांस के तौर पे पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट दे देते हैं टू मीट अप expenses for a fixed period। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 1 मंथ, कुछ और भी हो सकता है। इट इज कॉल्ड impressed system of petty cash book। It helps to have a control on miscellaneous expenses। अब इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो है पेटी कैश बुक करके कि जो बर्डन है मेन कैशियर के ऊपर वो कम हो जाएगा, और हमारे पास एक डिटेल्स हमेशा रहेगा कि हमारे बिजनेस में छोटा छोटा खर्चा कितना होता है और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल रहेगा कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग शायद उतना कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा खासा खर्चा हो ही जाता है कि हम लोग का मंथली या फिर जो भी हो 14 डेज के गैप में या 1 वीक के गैप में हम लोग के बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा कैसे होता है। अब इसका जो मतलब फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। कैश बुक में जैसे हम लोग लेजर की तरह करते थे वैसा नहीं होता है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे ऊपर पेटी कैश बुक, ठीक है, ये तो हेडिंग हो जाएगा। फिर कैसे दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर ये कुछ ऐसे देखने में होगा फॉर्मेट। यहाँ पर लिखेंगे, ये एक कॉलम हो जाएगा, यहाँ एक कॉलम हो जाएगा, ये कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिसिप्ट्स, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वाउचर नंबर, ठीक है, वाउचर नंबर जिसको देख के हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर टोटल। कैसे होगा, जैसे मान लो कि पेटी कैशियर से हमें मिला है, पहले से हमारे पास 200 था, फॉर एग्जांपल हमारे पास पहले से 200 था, तो उसे कैसे लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस बीडी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर पहले से कैश है तो वो हमारे लिए एसेट है, एसेट को हम लोग कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर ना इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा, ये टी शेप जैसा नहीं होगा, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी। अब मान लो कि इनका रूल्स जो है कि पेटी कैशियर को 2000 दिया जाता है, तो इस बार जो मेन कैशियर है वो कितना रिम्बर्स करेंगे, रिम्बर्स मतलब देना, ठीक है। तो 1800 रिम्बर्स करेंगे, तब जाके इनका बैलेंस 2000 होगा। ये हम ये असम्पशन से दिखा रहे हैं, ये वाला फॉर्मेट, कि जो पेटी कैशियर है उनको हमेशा 2000 रुपए दिया जाता है पूरा छोटा छोटा खर्चा पे करने के लिए। तो देखा गया किसी एक मंथ के स्टार्टिंग में, जैसे मान लो 1 जनवरी 2022 में, मान लो ये देखा गया कि इनके पास 200 रुपए, इनको 2000 दिया जाता है, तो इनको और भी कितना पैसा दे दिया गया, 1800। तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा टू कैश, क्योंकि पैसा चले जाने से कैश क्रेडिट होता है। अब देता कौन है, हमेशा ये मिस्टर ए मिस्टर एक्स को देते हैं, मतलब हेड कैशियर जूनियर कैशियर को देते हैं। तो फिर इनके पास पैसा आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा, पेटी कैश बुक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगा। अभी अपना एंट्री कर देंगे। अब इसके बाद जो खर्चा हो रहा है, अगर मान लो इस मंथ में भी खर्चा हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई एक्सपेंसेस। खर्चे को कैसे लिखेंगे, बाई एक्सपेंसेस बोल के। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस मान लो हो गया है टोटल 700 का, ठीक है। तो कितना पैसा बचेगा, ये ऐसे क्लोज किया जाता है, इधर 2000 है, इधर भी 2000 लिखेंगे। 700 का खर्चा हुआ तो बच गया कितना, 1300। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बाई बैलेंस
CD कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हो गया 1300 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फिर से बता देते हैं ये थोड़ा सा लिखने का तरीका कैसा है, कंसेप्ट के साथ लिखना पड़ेगा। अगर पहले से कोई पेमेंट है हम लोग के पास, सॉरी पहले से कोई कैश अवेलेबल है, तो टू बैलेंस बीडी जैसे हम लोग कैश बुक में लिखते हैं, पैसा आया तो पेटी कैश बुक डेबिट होगा तो टू कैश पैसा आ गया। ठीक है, अब उससे खर्चा पे कर दिए, खर्चा पे करने से एक्सपेंसेस डेबिट होता है तो बाई एक्सपेंसेस लिखना है, और जो पैसा बच गया वो बाई बैलेंस सीडी बोल के ही दिखेगा। हम लोगों ने लास्ट दिन इतना सारा कैश बुक जो किया था वहां पर हमारा पैसा किधर आया था, बाई बैलेंस सीडी ही आया था ना। बाई बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है, मतलब डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो हमारे पास पैसा बच गया, तो पैसा बच गया तो उसे बाई बैलेंस सीडी बोल के हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो ये 2000 में ये क्या बता रहा है कि 2000 टोटल था, उसमें से 700 एक्सपेंसेस पेड हो चुका है, 1300 अभी भी बचा हुआ है। तो ये एक पैटर्न होता है, और एक पैटर्न भी होता है जिसको बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक। ये एक पैटर्न होता है, दूसरा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एनालिटिकल पेटी कैश बुक कैसे होता है, उसमें फॉर्मेट जस्ट ऐसे ही होगा, लेकिन उसमें एक हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्सपेंसेस का अलग अलग हेड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक्सपेंसेस का एनालिसिस चाहिए अगर, तो वो क्या कर सकता है, अलग अलग हेड बना सकता है, टोटल एक बार में नहीं बना के ये एक्सपेंसेस को अलग अलग लिख सकता है। कैसे लिख सकता है, इन दैट केस ये कॉलम के अलावा भी एक कॉलम हो सकता है, एक नहीं बहुत सारा कॉलम हो सकता है। कैसे होगा देखो, अगर पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का छोटा छोटा खर्चा क्या है, जैसे मान लो पोस्टेज का है तो पोस्टेज का एक हेड बना लिए। ठीक है, तो वहां पर पोस्टेज का डिटेल्स लिखेंगे। कार्टेज का है, कार्टेज का हेड बना लिए। ठीक है, मान लो वेजेस का है तो वेजेस का एक हेड बना लिए। ठीक है, और एक मान लो मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोल के बना लिए। अब कौन सा हेड बनाना है, तो अगर देखोगे कि जो एक्सपेंसेस बार बार हो रहा है, मान लो बार बार पोस्टेज का खर्चा हो रहा है तो पोस्टेज का एक हेड बना लो, बार बार कार्टेज का खर्चा आ रहा है तो कार्टेज का एक हेड बना लो, बार बार वेजेस का खर्चा आ रहा है वेजेस का हेड बना लो। मान लो एक खर्चा हो गया प्रिंटिंग का, लेकिन वो बार बार नहीं होता है तो फिर उसका हेड मत बनाओ, मिसलेनियस एक्सपेंस बोल के लिख के जो खर्चा एक आध बार आता है, बहुत ही कम बार आता है, वो सारे खर्चे को मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेड में डाल दो। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में हमें एनालिसिस पूरा दिखाना पड़ेगा कि हम लोग किसका खर्चा दिखा है। अगर एनालिटिकल नहीं करते इन दैट केस हम लोग टोटल खर्चा दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग को एनालिटिकल ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमारा बेनिफिट होगा। पेटी कैशियर को जो रखे हैं, हमें हर एक पर्टिकुलर हेड में जब खर्चा पता चलेगा वही तो हमारे लिए बेनिफिट होगा ना। तो हम लोग एनालिटिकल पेटी कैश बुक के हिसाब से ही करेंगे। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन बता दें कि नहीं एनालिटिकल नहीं करना है, तब तो हो गया, तब तो इतना इजीली ही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इजी है लेकिन टाइम टेकिंग है। अभी क्वेश्चन करने से समझ जाओगे। ये देखो यहाँ पर इलास्ट्रेशन 4 देखो क्या बोला है, प्रिपेयर ए पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब मैंने अभी बता दिया कि हेड कैशियर पेटी कैशियर को एक फिक्स्ड अमाउंट हमेशा दे देगा, उनको उसके मतलब उसके हिसाब से ही खर्चे पे करने होते हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या दे रखा है, रिसिप्ट 100 फॉर पेटी कैश, तो इनको 100 रुपीज मिला है तो ये टू कैश बोल के आ जाएगा। पेड बस फेयर, बस फेयर का ये है 50 पैसा, 50 पैसा, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। पेड कार्टेज 2.50, पेड फॉर पोस्टेज टेलीग्राम 5 रुपीज, पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर 6, पेड फॉर स्टेशनरी 4, पेड फॉर टांगा चार्जेस 2, पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर्स ये हो गया 15। बस फेयर ये देखो, थोड़ी देर पहले भी बस फेयर देखा था, ये देखो 2 बार आ गया बस फेयर, यानी बस फेयर का हम लोग एक चाहे तो हेड बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हेड का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तुम लोग जैसा चाहो बना सकते हो, लेकिन ये देखना चाहिए जो खर्चा बार बार हो रहा है उसका हम लोग हेड बना लेते हैं। कार्टेज, कार्टेज भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, .2 जैन 2 में देखो कार्टेज भी देखा था, तो कार्टेज का भी हम लोग हेड बना सकते हैं। पोस्टेज टेलीग्राम, अगेन पोस्टेज टेलीग्राम आ गया, इसके पहले भी था पोस्टेज टेलीग्राम। ठीक है, तो इसका भी हम लोग हेड बना सकते हैं। फिर से आ गया टांगा चार्जेस, देखो टांगा चार्जेस था ऑलरेडी, फिर से आया कार्टेज, अगेन कार्टेज आया। ठीक है, स्टेशनरी, स्टेशनरी भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो ये सब हम लोग एक ही हेड के अंडर लिख देंगे। ठीक है, और कैसे लिखेंगे अभी क्वेश्चन करने से ही समझ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर और क्या दिया है, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, बस इतना ही है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, इससे पेटी कैश बुक बना के देना है। ठीक है, चलो पेटी कैश बुक बना लेते हैं।
तो यहाँ पर एनालिटिकल फॉर्मेट में ही बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमें टाइम लगता है, तो वो सीख लेना चाहिए। तो पीटी कैश बुक यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट, फिर डेट, रिसिप्ट के बाद आना चाहिए डेट, डेट के बाद हो जाएगा यहाँ पर छोटा छोटा हमारा यहाँ पर कॉलम होना चाहिए, वाउचर नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल। अच्छा, अगर एनालिटिकल होता है तो इसके बाद भी कॉलम होगा, ठीक है। तो ये ऐसे टेबल फॉर्मेट में होता है, तो तुम लोगों को स्केल से ये पूरा ऐसे बनाना पड़ेगा। ये हो गया रिसिप्ट का कॉलम। पूरा ही पेज मुझे लगता है लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स है, देखते हैं। फिर है डेट, डेट के बाद वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद पर्टिकुलर्स, टोटल, टोटल। अब हम लोग को हेड सोचना है क्या क्या लिखेंगे। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या हमारा रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले कार्टेज देखा था, देख लेते एक बार क्या क्या रिपीट हुआ है। बस फेयर बोला है, ठीक है। बस फेयर, टांगा चार्जेस, ये सब जाने आने का खर्चा है, उसको हम लोग एक सेपरेट नाम दे सकते हैं जिसको बोलते हैं कन्वीनियंस, ठीक है। तो कन्वीनियंस मतलब जाने आने का जो साधन होता है, उसको यूज करने से जो भी खर्चा होगा, जैसे कि टांगा हो गया और एक जो है बस फेयर हो गया, तो इसको हम हेड कर देते कन्वेंस। नहीं तो फिर बस फेयर अलग करना पड़ेगा, टांगा अलग करना पड़ेगा। क्या वो करने से गलत है? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हम लोग जितना समराइज फॉर्म में अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाएंगे उतना बेटर है, नहीं तो फिर बहुत लंबा चौड़ा डिटेल्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग जो भी जाने आने का खर्चा है उसे हम लोग कन्वीनियंस में डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद कन्वीनियंस के बाद देखते हैं कार्टेज। कार्टेज भी हमारा 2-3 बार नाम आया था, तो मैंने कार्टेज भी लिख दिया। और स्टेशनरी, स्टेशनरी भी 2-3 बार आया था नाम, स्टेशनरी। और क्या था? और था पोस्टेज टेलीग्राम। देख लेते एक बार, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज टेलीग्राम। हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं पोस्टेज, और ये हो गया टेलीग्राम। अच्छा, इसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम, और देख लेते क्या था, स्टेशनरी, ये लिख दिया। रिपेयर है, अच्छा, रिपेयर, बस फेयर, कार्टेज, पोस्टेज टेलीग्राम, टांगा चार्जेस, कार्टेज, स्टेशनरी, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। अच्छा, एक वेजेस था, कहीं पर मैंने वेजेस, ये रहा वेजेस, वेजेस लिख देते हैं और लिख देंगे मिसलेनियस, ठीक है, वेजेस। और यहाँ पर लिख दिया मिसलेनियस या सन्ड्रीज, कुछ भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग कोई अलग हेड में नहीं दे रहे हैं उसको हम लोग सन्ड्रीज बोल के दिखा सकते हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है उसी को हमें अलग हेड करने का फायदा है, बाकी सारी चीजों को अलग अलग हेड करना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। तुम लोग भी पूरा ऐसे रेडी कर लो कॉपी में, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हो जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगता है,
अब बन जाएगा। देखो अब हम लोग सबसे पहले लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले पैसा मिला है, ठीक है, तो जैन 2020 तो रिसिप्ट हुआ है कितना, 100 रुपीज। यहाँ पर यह रुपीज वाला साइन दे दो, ठीक है, 2020 और यहाँ पर हो जाएगा जैन 1, ठीक है, जैन 1। क्यों? क्योंकि ये डेट दे रखा है, रिसिप्ट हुआ है, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, पैसा मिला है तो उसे लिखना पड़ेगा टू कैश। काफी सारा डिटेल्स लिखना है, हम छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि इसी पेज में हो जाए, क्योंकि पेज पलटना पड़ेगा तो काफी मुश्किल होगा। तो ये हो गया टू कैश, ठीक है। अब जैन 2 में पेड बस फेयर तो खर्चा है, तो जैन 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, जैन के मंथ में खर्चा है। अच्छा, अब इसको हम लोग कौन से हेड में दे रहे हैं, कन्वीनियंस के हेड में दे रहे हैं, तो बाई एक्सपेंसेस की जगह लिखेंगे बाई कन्वीनियंस, ठीक है। अब कैसे लिखना पड़ेगा, खर्चा है कितना 0.5, तो इसको हम लोग यहाँ पर कन्वीनियंस में लिखेंगे 0.50, ठीक है। और यहाँ पर कहीं पर भी पोस्ट नहीं होगा फिलहाल, ये पहला वाला। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कन्वीनियंस के बाद हो जाता है कार्टेज। कार्टेज का अलग बना रखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई कार्टेज, और इसका डेट है हम लोग का, कार्टेज का डेट है 2 जैन, तो अगेन 2 जैन को बाई कार्टेज, ठीक है। बाई कार्टेज बोल के आ जाता है हम लोग का 2.5, तो यहाँ पर कन्वीनियंस ये रहा कार्टेज 2.5, बाकी कहीं पर पोस्ट नहीं होगा। अच्छा, कार्टेज के बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये है 5 रुपीज, तो बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम, बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम, मैंने P/T लिख दिया, ठीक है। तुम लोग चाहो तो पूरा लिख दो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम मतलब तुम लोग को पूरा ही लिखना चाहिए। पोस्टेज एंड टेलीग्राम यहाँ पर लिख देते, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 5 रुपीज, तो पोस्टेज टेलीग्राम वाले कॉलम में मैंने लिख दिया 5 रुपीज। अच्छा, इसके बाद पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबरर, ठीक है, तो ये 3 जैन को है अगेन, तो बाई वेजेस, वेजेस जो है, लेबर को जो वेजेस दे रहे हैं वो हम लोगों ने वेजेस बोल के रिकॉर्ड किया है, तो 6 रुपीज वेजेस वाले कॉलम में चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद है पेड फॉर स्टेशनरी 4 रुपीज, तो 4 जैन का बाई स्टेशनरी, स्टेशनरी का अलग हेट है, बाई स्टेशनरी ये हो जाएगा 4 रुपीज, स्टेशनरी कॉलम में लिखेंगे 4 रुपीज। स्टेशनरी कॉलम में चला जाएगा 4 रुपीज। अच्छा, स्टेशनरी के बाद हो जाएगा फिर से टांगा चार्जेस, जिसको हम लोग दिखाएंगे कन्वीनियंस पे, मतलब फोर्थ को, बाई कन्वीनियंस बोल के आ जाएगा हम लोग का 2 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पर 2 रुपीज हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर बोला है पेड रिपेयर्स टू चेयर्स 15 रुपीज, तो बाई रिपेयर्स, तो रिपेयर्स को कहां पर दिखाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने रिपेयर्स का कोई हेड नहीं किया है, ठीक है, रिपेयर्स टू चेयर, अगर हेड करते तो वहां पर लिख देते, तो ये कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी ये सब में नहीं जाएगा, तो जो सन्ड्रीज बना रखा है वहां पर हम लोग लिख सकते हैं। अगर चाहते तो इसका भी अलग हेड कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सन्ड्रीज बोल के लिखा है। अच्छा, इसके बाद है फिर से बस फेयर, यानी कन्वीनियंस का हो जाएगा 5 तारीख का। अच्छा, ये रिपेयर्स वाला था हम लोगों का 5 तारीख, ये भी 5 तारीख था, अगेन 5 तारीख को हो जाएगा 5 जैन को कन्वीनियंस फिर से 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं, कन्वीनियंस के बाद हो जाता है फिर से बस फेयर, यानी फिर बस फेयर ही शायद 1 रुपया, हाँ ये वाला हो गया फिफ्थ को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर से फिफ्थ को कार्टेज है 4 रुपीज, फिर से फिफ्थ को कार्टेज है 4 रुपीज, 4 रुपीज, ठीक है, कार्टेज 4 रुपीज, कार्टेज कॉलम में लिख देंगे, ये रहा कार्टेज का कॉलम बना हुआ है। फिर पोस्टेज एंड टेलीग्राम है सिक्स को 7 रुपीज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम बाई पोस्टेज एंड टेलीग्राम,
तो पोस्टेज टेलीग्राम का कॉलम बना हुआ था, पोस्टेज टेलीग्राम हम लोगों ने पहले भी पोस्ट किया था, ये रहा पोस्टेज टेलीग्राम। यहाँ पर अभी कितना है पोस्टेज टेलीग्राम है 7 रुपीज, मतलब ये बात 7 रुपीज। अच्छा, इसके बाद पोस्टेज टेलीग्राम के बाद फिर से टांगा है, तो फिर ये हो जाएगा हम लोगों का बाय कन्वीनियंस। अच्छा, इसका खर्चा बोल रखा है 3 रुपीज, ठीक है, ये 3 रुपीज हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद कार्टेज है, स्टेशनरी है, 6 तारीख को, फिर से 6 तारीख को ही कार्टेज है। बाई कार्टेज, कार्टेज का है 3 रुपीज, तो कार्टेज कौन से कॉलम में, ये वाला सेकंड वाले में, सेकंड वाले में लिखेंगे 3 रुपीज। कार्टेज के बाद है स्टेशनरी, बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कॉलम में स्टेशनरी जाएगा और वो है 2 रुपीज, ठीक है, ये मैंने फोर्थ कॉलम में लिख दिया। और रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर, इसका भी हम लोगों ने अलग से कुछ नहीं बनाया था, तो ये सन्ड्रीज में लिख देंगे, जैसे रिपेयर्स वाला लिखा था, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर। 5 रुपीज है, एकदम एंड वाले कॉलम में हम लोग को लिख देना है। तो काफी आसान है, बस थोड़ा सा रिपीटेटिव है, यही देख लो, मतलब एक ही चीज हमें बार बार लिखते जाना है अलग अलग नाम से, और कुछ नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल कॉलम में टोटल लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये कन्वीनियंस का खर्चा, ठीक है, कन्वीनियंस कॉलम का अगर हम लोग ऐसे टोटल करते हैं, एक तो ऐसे टोटल करेंगे, एक ऐसे टोटल करेंगे। अगर ऐसे करते हैं, पहले वाले में आ जाता है 0.50, कोई भी कॉलम में डबल तो है नहीं, तो फिर कार्टेज वाले में आ जाएगा 2.5, ठीक है, ये इस तरह से। फिर उसके बाद टेलीग्राम में आ गया 5, यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएगा वेजेस में 6, फिर स्टेशनरी में 4, फिर से कन्वीनियंस में 2, तो 0.5 2.5 5 6 4 2। अच्छा, इसके बाद ये वाला 15 वाला रिपेयर्स टू चेयर, कन्वीनियंस का फिर से 1 रुपीज। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है ये वाला कार्टेज का 4 रुपीज, और ये पोस्टेज टेलीग्राम का 7, कन्वीनियंस का 3, कार्टेज का अगेन 3। अच्छा, इसके बाद स्टेशनरी का आ गया 2, स्टेशनरी का 2 रुपीज। अच्छा, यहाँ पर ये 5 रुपीज रिफ्रेशमेंट का, इसको हम लोग को करना पड़ेगा टोटल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे कि खर्चा कितना हो रहा है। एक काम करते हैं, पहले बाकी टोटल भी हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर भी देख लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे टोटल करते कन्वीनियंस का, तो उसका भी देख लेते हैं कितना होगा। ऐसे ये पूरा ही टोटल हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 0.5 और 0.5, मतलब 3 रुपीज, 3 और 5, 3 और 5 हो गया 8, 8 और 10 18, 18 और 2 20, 20 और ये 10 35, 35 और 5 मतलब 40, 40 और ये हो गया 50, 50 और 5 55 और ये 60 रुपीज हो जाता है, ठीक है। टोटल यहाँ पर हो गया 60 रुपीज। इसको क्लोज बाद में करेंगे, ठीक है, ये 60 रुपीज हो गया, ये क्लोज ना बाद में करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक इसको बाद में क्लोज करते हैं। 60 रुपीज हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी टोटल का कॉलम लगाते हैं, ये 100 रुपए था, ये देखो हम लोग को रिसिप्ट कितना हुआ 100 रुपीज, तो यहाँ पर 100 लिखेंगे। अच्छा, अब ये 60 रुपीज हो गया टोटल खर्चा, मतलब 40 रुपीज बैलेंस बचेगा, ये क्लियर हो गया कि 40 रुपीज बैलेंस बचेगा, वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस बचा है बाई बैलेंस सीडी, ठीक है, ये कंफर्म है कि 40 रुपीज ही बचेगा, क्योंकि 100 रुपीज था, 60 रुपीज एक्सपेंसेस हुआ, तो 40 रुपीज जो है ये बच रहा है। और इसका टोटल हम लोग का यहाँ पर ये टोटल 100 लिखेंगे ऐसे, और ये जो 100 लिखा ना, इसको थोड़ा सा नीचे लिखेंगे, इससे बराबर लिखना पड़ेगा, मतलब हम प्रेजेंटेशन का बात कर रहे हैं और कुछ नहीं, इससे बराबर, जैसे लेजर का दोनों साइड बराबर हम लोग दिखाते हैं ना, वैसे ही इधर 100 लिखेंगे। ये 100 थोड़ा नीचे आ गया, तो मैंने भी इसको यहाँ पर ये 100 को नीचे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ये ब्रॉड डाउन अगर होगा, जैसे देखो मैंने यहाँ पर दिखाया ना, दोनों बराबर होना चाहिए, वैसे ही देखो ये ऐसे करेंगे ना तो दिखेगा तुम लोग को, ये देखो दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब 40 रुपीज हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग टू बैलेंस सीडी दिखा सकते हैं, जैसे हम लोग ब्रॉड डाउन करते हैं, टू बैलेंस बीडी दिखा सकते हैं। टू बैलेंस बीडी कितना बचा हुआ है 40 रुपीज, ठीक है।
ठीक है। और इन फ्यूचर में कितना कैश मिल सकता है, 60 रुपीज मिल सकता है, क्योंकि कैशियर हमेशा कितना पेमेंट करते हैं, 100 का पेमेंट करते हैं ओवरऑल। तो अगर 40 बचा हुआ है, इधर लिखना है, इधर नहीं लिखना है, अगर 40 बचा हुआ है तो और 60 रुपीज आ सकता है, ये बन गया। अब ये तो हो गया, मतलब मेनली हमारा पेटी कैश बुक कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम लोगों को एनालिसिस तरीके से हम लोगों ने जो किया है एनालाइज पेटी कैश बुक, तो हम लोग को कन्वीनियंस का टोटल खर्चा दिखाना चाहिए। तो 2 + 1 3 336 ठीक है। टोटल खर्चा यहाँ पर हो जाता है 6.50। अब हम लोग इसको ऐसे क्लोज कर सकते हैं, ये आगे ऐसे क्लोज हो जाएगा। ये वाला खर्चा देख लेते हैं। कार्टेज का 2.5, 4 और 3, 7, 8, 9.5 हो गया, ठीक है, 9.5 हो गया। स्टेशनरी का 4 और 2, 6 रुपीज हो गया स्टेशनरी का, ठीक है। 7 और 5, 12 रुपीज। ये क्या है, ये है पोस्टेज टेलीग्राम। पोस्टेज टेलीग्राम का हो गया है 12 रुपीज, ठीक है। और इसके बाद वेजेस का 6 रुपीज, वेजेस का हो गया है 6 रुपीज। और ये मिसलेनियस 15 रुपीज और 5 रुपीज, मतलब ये हो गया 20 रुपीज, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रिपेयर हो जाएगा हम लोग का। और ये लाइन मैंने यहाँ क्लोज किया है, अगर चाहो तो यहाँ भी क्लोज कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर नहीं क्लोज करना है तो ओके, यहाँ पर भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रेजेंटेशन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो और ये जैसे 100 हुआ, यहाँ पर तो और कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ भी क्लोजिंग लाइन लगा सकते हैं, यहाँ भी क्लोजिंग लाइन लगा सकते हैं। तो ये कुछ उतना टफ नहीं है, बस पेशेंस के साथ पूरे चीजों को लिखना है और यहाँ पर पूरा प्रेजेंटेशन सही तरीके से करना है। क्या हम लोग यहाँ पर रिपेयर्स वाला पॉइंट नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे, बट अगर चाहो तो लिख सकते हो, और भी लाइन जो है बढ़ जाएगा। लेकिन सन्ड्रीज करके भी तुम लोग दिखा सकते हो, जो बार बार रिपीट होता है। देखो यहाँ पर 4 आइटम है, इसका एक कॉलम होना ही चाहिए। यहाँ पर 3 आइटम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 1 है। तो वेजेस का नहीं भी बनाते तो भी चलता, ठीक है। अगर वेजेस को भी सैलरीज में दे देते कोई बात नहीं, क्योंकि इसका तो रिपीट है नहीं। फिर भी वेजेस एक वैलिड खर्चा होता है, ठीक है। रिपेयर्स वगैरह तो हमेशा नहीं होगा, वेजेस वगैरह हमेशा होते रहता है, तो वेजेस का कॉलम बनाना सही होता है, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ कुछ अपने जनरल नॉलेज से भी तो बोल सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बार बार चेयर रिपेयर्स तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, वेजेस का खर्चा बार बार हो सकता है, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर का खर्चा बार बार हो सकता है, अगर उनका पॉलिसी है ऐसा, तो उसका जो है हम लोग यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से बना सकते हो, मैंने पहले भी बोला अभी भी बोल रहे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये हो गया हम लोग का एनालिटिकल पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक का बेनिफिट देखो क्या क्या है, एडवांटेजेस क्या है। सेविंग ऑफ टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, ठीक है, जो मेन कैशियर उनका टाइम बचेगा, क्योंकि इतना सारा एक्सपेंसेस अगर कैश बुक में चला जाता है तो कैश बुक तो इतने सारे एक्सपेंसेस से भर जाएगा, जो कि यहाँ से एलिमिनेट हो गया, तो उनको टाइम मिल जाएगा अपना काम सही तरीके से करने का। सेविंग्स इन लेबर इन राइटिंग ऑफ द कैश बुक एंड पोस्टिंग इनटू द लेजर। तो कैश बुक से जो लेजर बनता है, ठीक है, मतलब जो कैश बुक बनता है वो तो खुद में ही लेजर भी है, तो उसमें भी हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। कंट्रोल ओवर स्मॉल पेमेंट, हम लोग स्मॉल पेमेंट का कंट्रोलिंग भी देख सकते हैं। जैसे देखो कार्टेज का हमारा इतना खर्चा हुआ, क्या ये हमारे लिए सही है, या फिर हमारे लिए कुछ और व्हीकल हमें लगाना चाहिए था जिससे हम लोग कार्टेज खर्चा कम कर सकते थे, या फिर हमारा स्टेशनरी कहीं खर्चा ज्यादा तो नहीं हो जा रहा है। तो ये सब चीज हमारे कंट्रोल में रहेगा अगर हमें सेपरेटली सारे खर्चे दिखेंगे तो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पेटी कैश बुक कैसे होता है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है, ये जर्नल एंट्री है, ठीक है। जर्नल एंट्री का मतलब यहाँ पर देखो बोला है पोस्टिंग द पेटी कैश बुक। तो इन द लेजर ए पेटी कैश अकाउंट इज मेंटेन व्हेन एन अमाउंट इज गिवन टू द पेटी कैशियर, द पेटी कैश अकाउंट इज डेबिटेड। ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर वही एंट्री किया, पेटी कैश अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश किया, वही चीज बोल रहा है। ईच वीक और fortnight the total of the payment made is credited to his account, जो भी पेमेंट होता है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है the petty cash account will then show the balance in the hand of the cashier on demand, he should be able to produce it for counting at the end of the year, the balance is shown in the balance sheet as part of cash balance। बोल रहा है कि ये जो कैश बैलेंस बच गया, ये बैलेंस शीट में 40 रुपीज एज ए कैश बैलेंस हम लोग दिखा सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बोले, जर्नल एंट्री तुम लोग को पता है क्या होगा, ये खर्चा है। तो कन्वीनियंस डेबिट, कार्टेज डेबिट, स्टेशनरी डेबिट, पोस्टेज टेलीग्राम डेबिट, वेजेस डेबिट, सन्ड्रीज डेबिट, ठीक है, इसको जनरल एक्सपेंस बोला है टू पेटी कैश अकाउंट, ये हम लोगों ने खर्चा पे किया। फिर यहाँ पर हम लोग के पास कितना बच गया है, यहाँ पर हम लोगों का 60 रुपीज पेमेंट हो गया। ये
टू पेटी कैश अकाउंट, फिर पेटी कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब पेमेंट हो गया, ठीक है, वही चीज बताया। अब इसको पोस्ट किया है पेटी कैश अकाउंट में, मतलब लेजर पोस्टिंग किया है, तो लेजर पोस्टिंग कर सकते हो। पेटी कैश अकाउंट में लेजर पोस्टिंग कैसे होगा, टू कैश, और यहाँ पर आ गया हम लोग का टू कैश। टू कैश मतलब ये वाला 100 रुपीज हमें दिया गया था, हम लोगों ने ये सारे खर्चे पे किए और हमारे पास 60 रुपीज बचा हुआ है। तो नॉर्मली ये पोस्टिंग जो है उतना नहीं पूछता है, पोस्टिंग तुम लोग वैसे भी कर लोगे, नहीं करने का तो कोई बात नहीं। पेटी कैश बुक लिख दिए, यहाँ से पेटी कैश अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय कन्वीनियंस, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी, इस तरह से लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। सब लिखने के बाद इधर टू कैश आएगा, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर जो है मेनली क्वेश्चन अगर आता है पेटी कैश बुक का, तो वो इस तरह से आएगा कि हमें किस तरह से पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बोला है एंट्रीज फॉर सेल थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड। अगर हम लोग क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू से कुछ भी सेल या परचेज करते हैं, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर सेल का बात हुआ है, तो फिर एंट्री कैसे होता है इसके बारे में बताए, क्योंकि इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, जो मैंने होमवर्क में दिया था इलास्ट्रेशन 5, वो वाला यहाँ पर हमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज का एंट्री होगा। देखो, नाउ वे डेज सेल थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स आर इशूड बाय ऑलमोस्ट एवरी बैंक, मतलब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बैंक में अकाउंट ओपन करने जाओगे आज के डेट पे मिल जाता है, ठीक है, डेबिट मिल जाता है, क्रेडिट सभी को नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत कम लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी आया हुआ है जो मिल जाता है। तो आइदर डायरेक्टली और विद कोलाबोरेशन ऑफ सम अदर एजेंसीज, एचएसबीसी कार्ड, एसबीआई कार्ड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक कार्ड, एचडीएफसी कार्ड, ये सब हो रहा है। द प्रोसीड्यूर फॉर इशूइंग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आर एज फॉलोज। किस तरह से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, मतलब ये कैसे होता है, ये स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है। कार्ड तो देखा ही होगा तुम लोगों ने, एटीएम कार्ड जो है वो तो डेबिट कार्ड होता है। कॉल्ड क्रेडिट कार्ड इज इशूड बाय बैंक टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। अगर क्रेडिट कार्ड होता है वो भी स्मॉल प्लास्टिक कार्ड ही होता है, ठीक है, जो बैंक हमें जो दे देता है, ठीक है, जो कस्टमर होगा बैंक का उसको दे देता है आफ्टर वेरीफाइंग इज क्रेडिटेबिलिटी। लेकिन मैंने बोला था ना क्रेडिट कार्ड सबको नहीं मिलता। अब तुम लोग जाओगे, तुम लोग को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, तुम लोग स्टूडेंट हो, तुम लोग कुछ अर्न नहीं करते हो, जब अर्निंग करोगे तब क्रेडिट कार्ड मिलता है, वो भी क्रेडिटेबिलिटी देखने के बाद लिमिट के हिसाब से, ठीक है। मेरा अर्निंग अगर मंथली मान लो 10,000 है, तो मुझे थोड़ी ना मतलब कोई 10-12 लाख का लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से होता है, क्रेडिटेबिलिटी देख के क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, विच इज जनरली मेजर्ड बाय हिज इनकम सोर्सेज। मैंने बोला ना, इनकम सोर्सेज देख के क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा। कि क्रेडिट कार्ड क्या होता है, हम लोग पहले चीज को परचेज कर लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका पेमेंट करते हैं। तो अगर हम लोग पेमेंट करने के लिए केपेबल होंगे तभी ना हमें वो कार्ड मिलेगा, मतलब उधार में चीजों को परचेज करना थ्रू कार्ड और कुछ नहीं। डेबिट कार्ड इज इशूड बाय बैंक टू ए कस्टमर। डेबिट कार्ड भी बैंक इशू कर सकता है who has an account with bank maintaining a minimum balance। तो डेबिट कार्ड लेने के लिए कोई इनकम का डेटा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बैंक में अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट से रिलेटेड जो मतलब अकाउंट से रिलेटेड हमें एक कार्ड दे दिया जाएगा, उस अकाउंट से हम लोग पैसा वैसा ड्रॉ कर सकते हैं। डेबिट कार्ड दैट इज कॉल्ड एटीएम कार्ड। Nowadays ATM card issued by the bank can also be used as a debit card. This card would contain an embossed 16-digit number and also the name of the card holder. डेबिट कार्ड अगर है या फिर एटीएम कार्ड है तो देख सकते हो जिसके नाम का कार्ड है उसका नाम वहां पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और 16 डिजिट वहां पर रहता है, 4444 करके, ठीक है। तो ये चीज बता रहा है। जनरली बैंक चार्जेस एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड होल्डर, नो फी इज चार्ज इन केस ऑफ डेबिट कार्ड, दो सम बैंक चार्जेस ए नॉमिनल फी ऑन डेबिट कार्ड। नॉर्मली जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है उस पे बैंक कोई चार्जेस नहीं करता है, लेकिन अगर कोई क्रेडिट कार्ड रख रहा है तो बैंक उस पे एक एनुअल चार्ज करता है, ठीक है, मतलब एक अमाउंट ले लेता है सर्विस के लिए, ठीक है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना कि आप बैंक का कार्ड को यूज करके अपना काम निकाल रहे हो, ठीक है, तो बैंक उसके लिए क्या करेगा, एक सर्विस चार्ज ले लेगा। लेकिन जो एटीएम कार्ड है उसके लिए नहीं होता है, पहले होता था, पहले हर एक बैंक जब पहला पहला एटीएम कार्ड आया था तो एटीएम कार्ड के ऊपर सर्विस चार्ज लगाया गया था, लेकिन अभी मैक्सिमम बैंक नहीं लेता है, लेकिन हो सकता है कोई कोई बैंक अभी भी लेता हो, तो इसीलिए बोल दिया है कि नॉमिनल फी देना पड़ सकता है। तो ये देने के लिए बैंक में नहीं जाना पड़ता है, बैंक अकाउंट में जो पैसा है उसी से वो डिडक्ट कर लेता है। जब अपना पासबुक को अपडेट करवाओगे तो वहां पर लिखा हुआ रहता है कि ये कार्ड यूज करने की वजह से इतना चार्जेस काटा गया है। When the cardholder intends to buy some goods or services through credit or debit card, the seller fills in a form generally in triplicate the details of the goods with the amount of sales and uses the embossed card with the help of the credit card machine to print the data on that form. Also, the customer has to countersign the form
वन कार्बन कॉपी ऑफ द फॉर्म इज गिवन टू द कस्टमर फॉर द रिकॉर्ड। अगर हम लोग जो भी कार्ड होल्डर है, चाहे उसके पास डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, वो अगर कोई गुड्स या सर्विस लेना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, उसे एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जहां पर वो नंबर वगैरह ये सब दे देते हैं ना, फिर स्क्रैच करके भी हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जिस तरह से हम लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करके, ये देखो यहाँ पर बोला है द डिटेल्स ऑफ द गुड्स ए विद अमाउंट ऑफ सेल्स एंड यूजेस द एम्बोस्ड कार्ड विद द हेल्प ऑफ द क्रेडिट कार्ड मशीन में वो कार्ड को ऐसे स्वाइप करके दे देते हैं, ठीक है। फिर डेटा प्रिंट होके आ जाता है कि एक मतलब बिल निकल के आ गया कि आपने अपने कार्ड से ये इतना अमाउंट पे किया, वही चीज बोल रहा है। एक कॉपी जो है जिन मतलब खुद हम कस्टमर को दे दिया जाता है, एक कॉपी जो है जिन्होंने सेल किया उनके पास रह जाता है। द सेलर सम्स अप द डिफरेंट अमाउंट सोल्ड लाइक दिस एंड सबमिट्स जनरली एवरी डे to his bank all the forms. The amount is credited by the bank to the seller's account and debited to the account of the bank or the company issuing the debit or credit card. ठीक है, तो सेलर क्या कर सकता है, sum of the different amounts sold like this and submits generally every day to the bank। मतलब अगर कोई डेबिट कार्ड के थ्रू से कर रहा है तो तुरंत पेमेंट कर रहा है, अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कर रहा है तो पेमेंट नहीं हो रहा है। वहां पर डिटेल्स दे देना पड़ता है कि हम ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहां से पेमेंट जो है अपना एक पर्टिकुलर डेट से पेमेंट स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्रेडिट कार्ड से खरीदने का मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, अभी नहीं करना पड़ेगा, लोन की तरह होता है, ठीक है। तो जब मतलब अभी खरीद रहे तो 1 मंथ बाद से पेमेंट स्टार्ट हुआ, तो वो सारा डिटेल्स जो है वो बैंक को दे दिया जाता है, बैंक से रिलेट होता है, बैंक अकाउंट से वो डेटा रिलेट कर दिया जाता है, बैंक अकाउंट से वो पैसा धीरे धीरे कट होते जाता है। बोल रहे द बैंक इशूइंग द कार्ड चार्जेस कमीशन फॉर ईच सच ट्रांजैक्शन व्हिच वेरीज बिटवीन 1% टू 4% एंड इज इमीडिएटली डेबिटेड टू सेलर्स बैंक अकाउंट। बोल रहा है कि जो अगर हम लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू से ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो बैंक अपना चार्जेस काट सकता है, जो कि वैरी करता है 1 से लेके 4% के बीच में। द बैंक सेंड्स मंथली स्टेटमेंट टू द कार्ड होल्डर को एक स्टेटमेंट भेज देता है। इन केस ऑफ डेबिट कार्ड द अकाउंट इज इमीडिएटली डेबिटेड, जैसे मैंने बोला कि डेबिट कार्ड के थ्रू से खरीदोगे तो इमीडिएटली पैसा कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर क्रेडिट कार्ड है तो कार्ड होल्डर हैज टू पे द अमाउंट इन फुल और पार्ट, मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने बोला 1 मंथ बाद पूरा पे कर देंगे या फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, वो भी होता है। हाउएवर इफ नॉट पेड इन फुल द इंटरेस्ट इज चार्ज। लेकिन अगर पैसा पूरा नहीं देते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड के केस में तो फिर बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो ये सब यूज कार्ड का जो है वो तुम लोग को पता भी होगा। यहाँ पर बोला है क्रेडिट कार्ड से सेल करने से क्या एंट्री होगा, ये देखो क्रेडिट कार्ड से सेल करने से एंट्री इस तरह से होगा। अकाउंटिंग फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड सेल, पैसा आया बैंक टू सेल्स अकाउंट, कमीशन अकाउंट टू बैंक। यहाँ पर बोला है सेल्स मेड थ्रू डेबिट या क्रेडिट कार्ड, तो बैंक टू सेल्स जैसे होता है वैसे हो गया, सेल कर दिया। अब कमीशन टू बैंक अकाउंट, कमीशन जो बैंक ने चार्ज किया, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू से काम करने की वजह से बैंक ने कमीशन चार्ज किया। अब इसके बाद क्या बोला है, यहाँ कुछ नहीं बोला है, ठीक है, जस्ट वो दो एंट्री दे दिया है कि फ्रॉम द सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो बेच रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो दिस टाइप ऑफ सेल इज इक्विवेलेंट टू कैश सेल, उनके लिए तो कैश सेल ही है, ठीक है। मतलब आप डेबिट कार्ड यूज करो या क्रेडिट कार्ड यूज करो, बैंक हमारे बिहाफ में वो पैसा दे देता है, बाद में बैंक को हमें देना पड़ता है। जैसे अगर मतलब क्रेडिट में कुछ भी लेते हो तो इसका मतलब क्या होता है, बैंक अकाउंट को जब हम लोग उसके साथ अटैच कर देते हैं ना, तो मान लो मैंने एक 10,000 का सपोज एक्वा कार्ड लिया, ठीक है, और वो भी बजाज फाइनेंस के कार्ड से लिया, तो अब क्या होता है, अब मैंने अभी लिया तो 1 मंथ बाद मेरा इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरे बैंक अकाउंट से मान लो ये मुझे 2-2 हजार करके देना है तो 5 बार में ये पूरा मेरा पेमेंट हो जाएगा। अब वही बोल रहा है कि अगर हम लोग सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इक्विवेलेंट टू कैश सेल होगा, ठीक है। कमीशन चार्ज बाय बैंक विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और कमीशन जो बैंक चार्ज कर रहा है वो सेलिंग एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं सेलर। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ द अकाउंट, तो सेलर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री होगा। तो सेलर, क्योंकि सेलर को बैंक एक सर्विस दे रहा है, ठीक है, क्या सर्विस दे रहा है कि आप कार्ड के थ्रू से अपना ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर सकते हो, तो इसीलिए जो मतलब सेलर को भी क्या होगा ना, एक एडवांटेज मिल गया। अगर सेलर बोलेगा नहीं नहीं मैं कैश सेल भी करूंगा, मैं क्रेडिट सेल करूंगा ही नहीं, क्योंकि पता नहीं लोग पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड वगैरह से होने से ना ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, हमारे भी आप में बैंक ने पैसा पे कर दिया, ठीक है, अब हमें बैंक को वो पैसा पे करते जाना, अगर नहीं करेंगे तो बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उसी तरह से ये जो एक प्लेटफॉर्म इन्हें मिल जाता है, ये हेल्प मिल जाता है, इस वजह से बैंक इनसे क्या करता है, एक कमीशन लेता है इसको ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको बैंक चार्जेस की तरह ये लोग ट्रीट कर लेते हैं, कमीशन टू बैंक अकाउंट।
ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उससे हम लोग ये जो है पॉइंट कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। ये देखो क्या दिया है यहाँ पर, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बैंक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, कैश बुक बनाना है। ठीक है, इन कैश बैंक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। चेक आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, मतलब पिछले दिन की तरह ही होगा। चेक जितने भी होंगे उससे पहले कैश रिसिप्ट हमें ट्रीट करना पड़ेगा। कैश इन हैंड बताया, ओवरड्राफ्ट इन बैंक। अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब हो जाता है कि अगर मेरे अकाउंट में मान लो 10,000 है, ठीक है, मेरे अकाउंट में सपोज 10,000 है, मुझे नीड है 15,000 का, तो अगर हम पैसा विथड्रॉल करेंगे तो ये तो नॉर्मल सा बात है, मुझे 10,000 ही मिलेगा। जब मेरे अकाउंट में 15,000 है ही नहीं तो मुझे 15,000 कहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर मेरे साथ बैंक का एक अच्छा रिलेशन है, अच्छा रिलेशन का मतलब बैंक के साथ भी क्या अच्छा रिलेशन हो सकता है, हाँ हो सकता है। बैंक कैसे चलता है, बैंक अपने आप नहीं चलेगा अगर हम लोग पैसा ले जाके डिपॉजिट नहीं करेंगे। बैंकिंग का सिस्टम क्या है, बैंक का अर्निंग कैसे होता है, बैंक का अर्निंग होता है हम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं ना, बैंक उसी पैसे को किसी और को उधार देता है। जैसे कोई पैसा डिपॉजिट करने बैंक में जाता है, कोई पैसा बैंक से उधार लेने जाता है, तो बैंक पैसा उधार कहाँ से देता है, जिनसे डिपॉजिट लेता है वही वही पैसा किसी और को उधार में दे देता है। ठीक है, तो क्या हम लोग जब अपना पैसा मांगने जाएंगे हमें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, इतना ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। ठीक है, मिलेगा। अब बैंक का अर्निंग क्या हो गया, मैंने पैसा रख दिया एफडी में या सेविंग्स में, तो मुझे एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जब किसी को लोन दे रहा है तो उसका उससे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। मान लो लोन का इंटरेस्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 10% और एफडी में दे रहा है 2%। ठीक है, तो 8% बैंक कमा रहा है। ठीक है, तो बैंक का इनकम इस तरह से होता है, बैंकिंग सिस्टम इस तरह से चलता है। तो अगर मेरा मान लो मेरा बैंक के साथ अच्छा रिलेशन है, क्यों, क्योंकि हम बैंक में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत बहुत पैसा जो है मतलब पैसा डिपॉजिट भी करते हैं, विथड्रॉल भी करते हैं, लोन वगैरह भी लेते हैं। अगर हम बैंक के अच्छे कस्टमर है तो बैंक बोलेगा आपको 15,000 का जरूरत है, कोई बात नहीं, हम आपको इंस्टेंट 5,000 का लोन दे देते हैं। ठीक है, इंस्टेंट 5,000 का लोन मतलब जब हम विथड्रॉल करेंगे तो मुझे 15,000 ही मिल जाएगा। इस चीज को बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। तो मैंने ओवरड्राफ्ट कितना किया, 5,000। अब इस पे क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन बैंक पॉलिसी। कि ओवरड्राफ्ट बेसिकली वन टाइप ऑफ लोन है, इंस्टेंट बैंक हमें एक्सेस अमाउंट जब दे देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ये बेसिकली अगर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ओवरड्राफ्ट हुआ है उसके लिए तो ये लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने इंस्टेंट 5,000 का लोन दे दिया। क्यों दे दिया, बैंक को पता है अच्छा कस्टमर है, इंटरेस्ट भी दे देगा, अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो पैसा भी लौटा देगा टाइम पे। ठीक है, तो इसीलिए बैंक दे देता है इंस्टेंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अब क्या क्या बोला है देखो, कैश सेल बोला है, पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, डिस्काउंट रिसिप्ट, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, ये देखो आ गया, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन, एंडोर्स्ड सृजन्स चेक इन फेवर ऑफ अदित, डिपॉजिट इनटू बैंक, रिसिप्ट चेक फ्रॉम विराल एंड डिपॉजिटेड द सेम इनटू द बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट, अदित informed that सृजन्स check is dishonored, now cash is received from सृजन and amount is paid to Adit through own check। बता देंगे ये सब क्या हो रहा है। सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, पेड टू संचित बाय चेक, बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। ठीक है, हम लोग को प्रिपेयर करना है कैश बुक, और हमें क्या क्या कॉलम बनाना है, कैश कॉलम बनाना है, कैश बैंक विद डिस्काउंट। ठीक है, कैश बैंक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। तो कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। अभी तो मैंने जस्ट रीड किया, अभी एक एक चीज बता देंगे कि कैसे करके हमें एंट्री पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश बुक। तो ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश, बैंक। इधर हो जाएगा फिर से डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक। तो फॉर्मेट तो एज इट इज होगा जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने किया था, बस कुछ कुछ ट्रांजैक्शन हम लोग नया देखेंगे यहाँ पर।
अच्छा देखो, यहाँ पर सबसे पहले बोला है कि कैश इन हैंड 1 मार्च, तो 2020, तो 1 मार्च को कैश इन हैंड है, तो मार्च 1, कैश इन हैंड का मतलब हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी, क्योंकि कैश रहना हमारे लिए एसेट होता है, कैश है तो कैश कॉलम में लिखेंगे कितना है 15,000, ठीक है। ओवरड्राफ्ट हुआ है, तो ओवरड्राफ्ट बैंक में ही हो सकता है, वो इन हैंड कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि बैंक में उतना बैलेंस था नहीं, हम लोगों ने पैसा विथड्रॉल कर लिया 500, तो ये हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट साइड में दिखाना पड़ेगा। मार्च 1 में हमें एक एसेट दिख रहा है कि हमारे पास इन हैंड, मतलब हमारे पास कैश हाथ में 15,000 है, लेकिन बैंक वाला जो कैश, मतलब बैंक में जो पैसा है ना वो ओवरड्राफ्ट हो रखा है, तो ये बाई बैलेंस बीडी होगा। अगर ये ओवरड्राफ्ट नहीं होता तो ये इधर आ जाता, बैंक कॉलम में लिखते, तो ये बाई बैलेंस बीडी बोल के बैंक कॉलम में लिखेंगे कि 500 हम लोग का ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, इसके बाद बोला है कैश सेल, कैश सेल का एंट्री तो तुम लोग को पता है, कैश टू सेल्स हो जाएगा, ठीक है, तो टू सेल्स बोल के 2 मार्च को हम लोग लिख देंगे, टू सेल्स बोल के कैश कॉलम में लिख देंगे कितना, 3,000, ठीक है, टू सेल्स बोल के कैश कॉलम में हो जाएगा 3,000। अच्छा, इसके बाद पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक, सुशील ब्रदर्स को चेक में पेमेंट किया, उनसे डिस्काउंट रिसिप्ट किया है, तो इसका एंट्री क्या होगा, अगर सुशील ब्रदर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो सुशील ब्रदर्स क्रेडिटर रहे होंगे, तो सुशील ब्रदर्स क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। चेक में पे कर रहे हैं तो टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा हम लोगों का बैंक, ठीक है, और उनसे डिस्काउंट लिया तो टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसिप्ट, तो पेड कितना किया है 3,000, यहाँ पर 3,400 जो पे किया है, डिस्काउंट रिसिप्ट किया है 100, तो ये टोटल हो जाएगा 3,500, जैसे लास्ट दिन कर रहे थे। अब इसको पोस्ट कैसे करेंगे, सुशील ब्रदर्स टू डिस्काउंट, सुशील ब्रदर्स टू बैंक, तो बाय सुशील ब्रदर्स लिखेंगे यहाँ पर, बाय सुशील ब्रदर्स, बाय सुशील ब्रदर्स, ये हो जाएगा डिस्काउंट कॉलम में 100, ठीक है, क्योंकि चेक के थ्रू से पेमेंट हुआ तो बैंक कॉलम में 3,400, ठीक है, चेक के थ्रू से पेमेंट हुआ, बैंक कॉलम में 3,400 हो गया, बस, और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल्स हुआ है 2,800, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से हुआ है तो फिर पैसा जो है वो हमारा इन हैंड तो नहीं आ रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू सेल्स, अभी अभी देखा था, देखो क्रेडिट कार्ड के थ्रू से होने से क्या एंट्री होता है, बैंक टू सेल्स करना पड़ता है, ठीक है, मतलब हम लोगों को जिसने पैसा दिया है वो क्रेडिट कार्ड में दिया है, तो पैसा हमें बैंक से मिलेगा, ठीक है, उनसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, और वो बैंक मीडिएटर की तरह काम करेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंक टू सेल्स, तो यहाँ पर 5 तारीख का हम लोग लिखेंगे टू सेल्स बोल के बैंक कॉलम, टू सेल्स बोल के बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा, 2,800 था शायद, हाँ 2,800। फिर बोला है रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन, ये बोला है रिसिप्ट चेक, सिर्फ इतना ही बोला है, फिर 7 तारीख को वो चेक एंडोर्स्ड हो गया, बताते हैं वो क्या होता है, पहले रिसिप्ट चेक दिखा लेते हैं, और सारे चेक हमें बोला है पहले कैश रिसिप्ट दिखाने के लिए, मतलब प्रीवियस वाला क्वेश्चन की तरह, फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसिप्ट, तो रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन, तो ये हो जाएगा कैश टू सृजन, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू सृजन बोल के कैश कॉलम में 6,200, टू सृजन बोल के कैश कॉलम में 6,200, ठीक है। अब तुम लोग इसको बैंक बोल के कंफ्यूज मत हो जाओ, लास्ट दिन मैंने सिखाया था ना कि अगर हम लोगों का पेमेंट, तुम लोगों ने ऐसा ही सीखा होगा चेक रिसिप्ट का एंट्री, बट जिस दिन रिसिप्ट उसी दिन डिपॉजिट होने से बैंक टू डेटर, अगर उस दिन नहीं होता है तो पहले उसे कैश दिखाओ, फिर जिस दिन डिपॉजिट करने जाएंगे बैंक टू कैश होगा, तो नेट एंट्री वही वाला आता है, बैंक टू डेटर वाला, तो जैसे हमें यहाँ पर करना है वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर बोला है कि चेक तो मिल गया बट अभी डिपॉजिट करने नहीं गए, अगर नहीं गए हैं इन दैट केस ये हमें कैश रिसिप्ट दिखाना पड़ेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा स्टोरी चेंज है, यहाँ पर बोल रहा है एंडोर्स्ड सृजन चेक्स इन फेवर ऑफ अदित, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ये जो चेक है ये हम लोगों ने अदित को दे दिया, मतलब सृजन हमारा कस्टमर होगा, उन्होंने हमें एक चेक दे दिया,
कितने का 6200 का। अब हम लोगों ने वो चेक आदित्य को दे दिया, क्यों दिया होगा, शायद आदित्य को हमें कुछ पेमेंट करना है, तो हम लोगों ने बोला ठीक है कैश नहीं देते, आप ये चेक रख लो, ठीक है, ये पैसा आप बैंक में जाके डिपॉजिट कर दो इस चेक को और आप पैसा रख लो, ठीक है। तो इसका मतलब आदित्य जो है, आदित्य का अकाउंट हमारे बुक से क्लोज हो जाएगा, आदित्य हमारे क्रेडिटर होंगे और आदित्य को हम लोगों ने चेक दे दिया, तो इन दैट केस एंट्री हो जाएगा आदित्य टू कैश, क्योंकि जब चेक मिला था तब हम लोगों ने किया था कैश टू सृजन, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही चेक हम लोग अगर आदित्य को दे देते हैं तो ये हमारे पास से चला गया, तो टू कैश, आदित्य टू कैश हो जाएगा, कितने से 6200 से, तो बाई आदित्य बोल के लिखेंगे सेवेंथ को, ठीक है, सेवेंथ को लिखेंगे बाई आदित्य बोल के 6200, ठीक है, कैश कॉलम में एक जन से चेक लिए, दूसरे जन को वो चेक हम लोगों ने दे दिया। अच्छा, फिर बोला है डिपॉजिट इनटू द बैंक, फिर बोल रहा है डिपॉजिट इनटू द बैंक, कितना 6800 रुपीज का डिपॉजिट किया है भी हम लोगों ने बैंक में, तो एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक टू कैश, और ये होगा कॉन्ट्रा एंट्री, याद करो कॉन्ट्रा एंट्री क्यों, क्योंकि हमारे पास बैंक कॉलम भी है कैश कॉलम भी है, तो ये दो बार एंट्री होगा, बाई बैक भी होगा टू कैश भी होगा 6800 का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का नाइन्थ को, तो नाइन्थ को लिखेंगे टू कैश बोल के बैंक कॉलम में, टू कैश बोल के बैंक कॉलम में 6800, और बाई बैंक बोल के, बाई बैंक बोल के कैश कॉलम में लिखेंगे 6800, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कॉन्ट्रा बोल के हमें आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, इसको हम लोग कॉन्ट्रा बोल के आइडेंटिफाई करवाएंगे कि ये कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, received check from Aviral and deposited the same into the bank by allowing discount 50 rupees। बोल रहा है कि हम लोगों ने अविराल से चेक लिया और उसको डिपॉजिट भी कर दिया, यानी सेम डेट पे डिपॉजिट हुआ, क्योंकि बता दिया है कि डिपॉजिट कर दिए हैं, तो चेक अविराल से लिया तो बैंक डायरेक्ट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन चेक लिया उस दिन ही डिपॉजिट कर दिए। टू क्या हो जाएगा, अविराल, उनका अकाउंट हमारे बुक से चला जाएगा, क्योंकि वो कस्टमर थे तभी उनसे पैसा लिया, डेटर डेबिट हुआ था, डेटर क्रेडिट हो गया, कैंसिल, बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 3600 टू अविराल, और टू क्या हो जाएगा, उनको डिस्काउंट दिया है हम लोगों ने, तो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा, कितना डिस्काउंट दिया है 50, तो ये एक्चुअली हमें 3650 देने वाले थे, जबकि उन्होंने 3600 दिया, क्योंकि हम लोगों ने उनको डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे पोस्ट होगा, डेट है हम लोग का 10th को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अविराल, तो टू अविराल बोल के लिखना पड़ेगा 10th को, टू अविराल, तो ये अमाउंट हो जाएगा 3600, ठीक है, बैंक कॉलम में 3600, और डिस्काउंट कॉलम में 50 रुपीज का हम लोग डिस्काउंट दिखा देंगे, हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बैंक ही हम लोगों ने डायरेक्ट दिखा दिया, क्यों, क्योंकि चेक रिसीव फ्रॉम अविराल एंड डिपॉजिटेड सेम इनटू द बैंक, मतलब उसी दिन डिपॉजिट कर दिया गया है, तो फिर डायरेक्ट बैंक से ही दिखा देंगे एंट्री। फिर 12th को क्या बोला है, आदित्य इन्फॉर्म, आदित्य कौन है, आदित्य वो है जिसको हम लोगों ने सृजन वाला चेक दिया था, ठीक है, जो है 6200 वाला। अब आदित्य इन्फॉर्म कर रहा है कि सृजन का चेक डिसऑनर हो जाएगा, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर का मतलब सृजन के अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं है। देखो चेक कैसे काम करता है, अगर सृजन का चेक आदित्य ले जाकर डिपॉजिट करेगा ना, तो बैंक क्या करेगा, सृजन के अकाउंट से 6200 डिडक्ट करके आदित्य के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, लेकिन अगर सृजन के अकाउंट में 6200 है ही नहीं तो ये ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब हम लोग किसी को चेक लिख के दे रहे हैं इस भरोसे में कि आपको ये पैसा मिल जाएगा, तो मतलब हम लोग उनको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, तो ये होता है ऑनर्ड नहीं हुआ, डिसऑनर्ड का बात हो गया कि आपने मतलब गलत इंफॉर्मेशन दिया, मतलब आपने झूठ बोला कि आपके पास ये पैसा है, तो इसको बोलते हैं डिसऑनर्ड। तो आदित्य ने बोला सृजन का चेक डिसऑनर हो गया है। अब और फिर क्या बोला, नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। अब इन्होंने क्या किया, जिनका हम लोग कैश बुक बना रहे हैं उनको आदित्य ने इन्फॉर्म किया, ठीक है, आदित्य ने बोला कि सृजन का चेक हो गया है डिसऑनर, तो ये क्या एंट्री करेंगे, हम लोग जिनके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं इनका नाम नहीं दिया है, जो भी हो, हम लोग जिनके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं उन्होंने एक चेक अपने क्रेडिटर को दिया था, ठीक है, कस्टमर से लेके क्रेडिटर को दिया था, और वो चेक हो गया है डिसऑनर। अब चेक कितने का था, चेक था हम लोगों का 6200 का, ठीक है,
चेक डिसऑनर हो गया। अब चेक डिसऑनर होने के बाद उन्होंने क्या किया, सृजन को बोला, ठीक है आदित्य एक्चुअली 3 पार्टी है, एक जिसका अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, और 2 पार्टी कौन है, एक है आदित्य और एक है सृजन, ठीक है, एक है सृजन। तो सृजन से चेक इनको मिला था, वो चेक इन्होंने आदित्य को दिया था। अब आदित्य ने इन्हें इन्फॉर्म किया कि चेक डिसऑनर हो गया है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया, चेक वेक छोड़ो, सृजन को बोला कि आप मुझे कैश दो, ठीक है, आप मुझे कैश दे दो, और वो कैश लेके उन्होंने आदित्य को पे कर दिया, ठीक है। हम लोग को इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक डिसऑनर का एंट्री करेंगे। चेक डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा, चेक डिसऑनर का एंट्री 6200 से होगा। तो कैसे एंट्री होगा, चेक जैसे ही डिसऑनर हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा आदित्य अकाउंट डेबिट, ठीक है, आदित्य अकाउंट हम लोग क्या करेंगे, आदित्य अकाउंट डेबिट करेंगे, 2 हो जाएगा बैंक, ठीक है। अच्छा नहीं, सबसे पहले चेक डिसऑनर का एंट्री हम लोग ऐसे करेंगे, देखो चेक डिसऑनर हो गया तो हम लोगों ने सृजन से पैसा मांग लिया, तो पहले पैसा ले लेते हैं सृजन से, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन। हम लोगों ने अगर सृजन से पैसा लिया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, कितना लिया होगा, जितना उनको देना था, जितना उन्होंने चेक में दिया था वही वाला पैसा हम लोगों ने इनसे ले लिया, ठीक है, और हम लोगों ने ये पैसा आदित्य को दे दिया, तो आदित्य अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है कि नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक। अब चेक के थ्रू से पे हुआ है तो टू बैंक हो जाएगा 6200 6200, ठीक है। और चेक डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, ये एंट्री तो अभी नहीं दिखाया ना मैंने दिखाया कि कैश रिसीव्ड हुआ सृजन से और वो कैश चेक के थ्रू से पे कर दिया गया, ये 2 एंट्री हुआ। डिसऑनर का एंट्री क्या होगा, जैसे डिसऑनर हुआ तो ये एंट्री होता है कि मेरा कस्टमर फिर से कस्टमर बनेगा, क्योंकि मुझे सृजन से पैसा लेना है तो हम सृजन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, और आदित्य को मुझे देना है तो 2 क्या करेंगे, आदित्य। ये होता है डिसऑनर का एंट्री। चेक कैंसिल हो गया तो इसका मतलब जैसे ही इंफॉर्मेशन आया, ये पता चल गया कि आदित्य फिर से मेरा क्रेडिटर हो गया, मुझे आदित्य को पैसा देना है और हम सृजन से पैसा रिकवर करेंगे, तो सृजन टू आदित्य हो जाएगा। लेकिन ये एंट्री पोस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ना तो हमारे पास सृजन अकाउंट है ना तो हमारे पास आदित्य अकाउंट है, तो ये वाला पॉइंट का पोस्टिंग हम लोग यहाँ पर कैश बुक में नहीं कर पाएंगे, बाकी 2 एंट्री कर देंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास सृजन या आदित्य अकाउंट होता तो ये वाला एक एंट्री हमें करना पड़ता। तो ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं 12th को, ठीक है, 12th को एंट्री पोस्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, 12th को एक तो हो जाएगा कैश टू सृजन, तो यहाँ पर लिखते पहले सृजन से पैसा मिला, कितना पैसा मिलेगा, जो पैसा उसने उसको देना था 6200, ठीक है, और वो पैसा लेके आदित्य को दे दिए हम, ठीक है। तो 12th को आदित्य का एंट्री हो जाएगा, बाय आदित्य बोल के यहाँ पर चेक के थ्रू से इनको वो पैसा पेमेंट किए, तो 6200 हो गया कंप्लीट ये वाला, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला है 12th के बाद 15th को, देखो यहाँ पर सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू से सेल्स हुआ है 3200, तो इसका एंट्री क्या होगा, डेबिट कार्ड के थ्रू से सेल होने से बैंक अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा हम लोग का सेल्स, ठीक है। तो 2 सेल्स बोल के बैंक कॉलम में हमें लिखना पड़ेगा 3200, 2 सेल्स बोल के, 2 सेल्स बोल के बैंक कॉलम में हम लोग लिखेंगे 3200, ये वाला है हम लोग का बैंक कॉलम, देख लेते हैं, हाँ ये वाला बैंक कॉलम है। अच्छा इसके बाद क्या बोला है यहाँ पर, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिए, तो बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो कैश टू बैंक होगा, पैसा आया हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 1800, इसका कॉन्ट्रा एंट्री होगा 24th को, ठीक है, ये था 24th और इसके आगे वाला था 15th, हाँ 15th लिखा है मैंने, 24th को क्या होगा, 24th को हम लोग लिखेंगे टू बैंक और यहाँ पर हो जाएगा बाई कैश 24th, ठीक है। टू बैंक बोल के कैश कॉलम में लिखेंगे 1800 और बाई कैश बोल के बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा 1800, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कौन सा डेट है, विथड्रॉल हो गया, पेड टू संचित बाय चेक। अच्छा पहले यहाँ पर कॉन्ट्रा दिखा देते हैं, ये कॉन्ट्रा एंट्री हुआ है तो कॉन्ट्रा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बोल रहा है पेड टू संचित बाय चेक, हम लोगों ने संचित को चेक के थ्रू से पेमेंट किया
तो संचित अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा 28 को, ठीक है। यहाँ पर 28 था, डेट है 28 टू पेड टू संचित बाय चेक, तो संचित अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, तो बाय संचित होना चाहिए, हम कहाँ पर लिख रहे हैं, बाय संचित हो जाएगा, इधर होगा बाय संचित, ठीक है। बाय संचित बोल के 3000 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू से जितने भी सेल्स हुए उसके लिए बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, तो उसका एंट्री क्या हो जाता है, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। तो ये 31 को हम लोग चेक कर लेंगे कि कितना कमीशन होगा। बाय कमीशन किसको देना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा, तो बैंक कॉलम में लिखना पड़ेगा कि कितना कमीशन का वैल्यू हो रहा है। तो वो चेक करेंगे कितना सारा हमारा कैश सेल या परचेज जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू से हुआ है। बेसिकली यहाँ पर सेल का ही बात होगा, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कैश सेल ये हो गया, रिसिप्ट चेक फ्रॉम सृजन ये रहा, सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से सेल हुआ एक 2800, एक हमें डेटा मिल गया 2800। इसके अलावा यहाँ पर 2800 3200, ठीक है, 2800 और 3200, तो सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड दो सेल है, 3200 प्लस 2800, तो टोटल कितना हो जाएगा 6000 रुपीज का सेल है, इस पे 1% कमीशन होगा, देयरफॉर कमीशन चार्ज, कमीशन कितना चार्ज करेगा, बैंक ने बोल दिया है आप जितने भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू से करोगे हम लोग 1% कमीशन चार्ज करेंगे, यानी 60 रुपीज ये हमें देना पड़ेगा बैंक को। तो कैश में नहीं देना पड़ता है, बैंक हमारे अकाउंट से ही वो पैसा डिडक्ट करवा लेता है, तो 60 रुपीज बैंक अकाउंट से चला जाएगा। हो गया बस, और तो कुछ नहीं, हम लोग को क्या करना है अब क्लोज करना है, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। देखो डिस्काउंट का कॉलम तो ऑटोमेटिकली हम लोग का ऐड हो जाता है, हम इसको ऐसे कवर कर लेते हैं। अच्छा, तुम लोग को लेकिन स्केल वगैरह से करना चाहिए, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही फ्री हैंड कर दिया इसको। 50 रुपीज, यहाँ पर 100 रुपीज। अच्छा, ये टोटल करते हैं, हमेशा बैलेंस उधर ही आएगा, 15,000 प्लस 3,000 और 6,200 करके दो बार, 15,000 प्लस 3,000 प्लस 6,200, 6,200 और 1,800, तो टोटल हो गया 32,200। कैश बुक का टोटल 32,200, यहाँ पर लिख दिया मैंने 32,200। यहाँ पर भी हो जाएगा 32,200 कैश था, उसमें से हम लोगों ने एक्सपेंसेस क्या पे किया 6,200 और 6,800, मतलब 19,200 अभी भी कैश बैलेंस है, 19,200। ये 31 को ही दिखेगा बाई बैलेंस सीटी। अच्छा, कमीशन चार्ज का डेट कौन सा था, 30 था, मैंने यहाँ पर गलती से 31 लिख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं बैंक में कितना बैलेंस था, बैंक में 2800 आया और 6,800 बैलेंस, पहले कुछ नहीं था, बैंक में ओवरड्राफ्ट था, ठीक है। तो सेल करने के बाद बैंक में इतना इतना और ये अमाउंट और ये आया 3,600 और 3,200, तो ये हो गया 16,400, ये बैंक में इतना बैलेंस आया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या बैंक में कुछ पैसा बचता है, देखते हैं। बैंक में 500 हमारा ओवरड्राफ्ट था, वो जैसे ही बैंक में पैसा आएगा ना, बैंक वाले क्या करेंगे, पहले अपना ये ओवरड्राफ्ट को एडजस्ट कर लेंगे कि तुम्हारे अकाउंट में पैसा है और तुमने हमसे 500 रुपये उधार ले रखा है, तो पहले वो पे कर दो, ऐसे ही होता है, ठीक है। फिर ये एडजस्ट होगा, 3,400 का पेमेंट हो जाएगा, 6,200 भी पेमेंट हो जाएगा, अवेलेबल है इतना कैश, 1,800, 3,000 और 60, ठीक है, 1440, ठीक है, 1,440 रुपीज बैंक में बैलेंस बच रहा है, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसको ऐसे ब्रॉड डाउन करके दिखा सकते हैं, यहाँ पर 2/1/1 ये मार्च है, तो 14, ठीक है, ये मार्च का डेटा था, तो 14
14 अप्रैल हो जाएगा, मतलब 4 मतलब अप्रैल हो गया 2020। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू बैलेंस बीटी, ठीक है। हम लोगों के पास कैश बैलेंस है 19,200 और बैंक बैलेंस है 1440, ठीक है, 1440, ये पैसा हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, देखो कैश बुक हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टेस्टी और नॉलेज दिया है, तो ये देखो फटाफट तुम लोगों से एक बार पूछ लेते हैं, तुम लोग बताना चाहो तो बोल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कैश बुक इज अ सब्सिडियरी बुक एज वेल एज प्रिंसिपल बुक। बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स? कैश बुक को सब्सिडियरी बुक्स भी बोलेंगे, प्रिंसिपल बुक्स भी बोलेंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। ये लास्ट दिन इस पे हम लोगों ने बहुत सारा बात किया था। ट्रू। ट्रू है, करेक्ट। टू कॉलम कैश बुक कंसिस्ट ऑफ टू कॉलम, कैश कॉलम बैंक कॉलम। बोल रहे हैं कि टू कॉलम कैश बुक जो है उसमें कैश कॉलम रहता है और बैंक कॉलम रहता है, या फिर कुछ और? सोच के देखो, टू कॉलम मतलब क्या होता है, कैश और डिस्काउंट या बैंक और डिस्काउंट? कैश और बैंक रहने से डिस्काउंट भी रहता है, वो नॉट। तो ये क्या होगा, ट्रू की फॉल्स होगा? फॉल्स। फॉल्स होगा। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस। बोल रहे हैं कैश बुक में जो डिस्काउंट का कॉलम होता है उसको हम लोग बैलेंस नहीं करते हैं। क्या ये सही बात बोला है? हाँ, बैलेंस कहाँ करते हैं हम लोग? टोटल करते हैं। टोटल बैलेंस कहाँ करते हैं? इधर 50 इधर 100, टोटल करते हैं, बैलेंस नहीं करते। ये सही बोला है, ठीक है, ये सही बोला है ना, ट्रू हुआ। अच्छा, अब बोल रहा है कि कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन ए टू कॉलम कैश बुक। अगर टू कॉलम कैश बुक होगा तभी कॉन्ट्रा एंट्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या ये बात सही है? कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कौन सा होता है? या तो बैंक टू कैश तो कॉन्ट्रा होता है, या फिर कैश टू बैंक तो कॉन्ट्रा होता है ना। तो हम लोग को बोल रहा है कि टू कॉलम कैश बुक होगा, डबल कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन टू कॉलम कैश बुक। अगर वन कॉलम कैश बुक है तो कॉन्ट्रा एंट्री का सवाल ही नहीं, क्योंकि मेरे पास बैंक और कैश दो कॉलम होगा तभी ना होगा। तो टू कॉलम में भी होगा, थ्री कॉलम में भी होगा। लेकिन ये जो बताया है, क्या ये हमारे लिए ट्रू है कि फॉल्स है, कि कॉन्ट्रा एंट्री इज पास्ड इन ए टू कॉलम कैश बुक? टू कॉलम का मतलब तो कैश और डिस्काउंट और बैंक और डिस्काउंट होता है। तो क्या कॉन्ट्रा एंट्री पास होगा? ट्रू हो रहा है कि फॉल्स? सोचो। फॉल्स होगा मैम। फॉल्स होगा फिर, ठीक है, क्योंकि टू कॉलम में तो डिस्काउंट होगा, फिर कैसे कॉन्ट्रा एंट्री होगा? इफ द बैंक कॉलम इज शोइंग द ओपनिंग बैलेंस ऑन क्रेडिट साइड, अभी अभी किया, अगर बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में दिख रहा है तो इट इज एन ओवरड्राफ्ट। क्या ये सही बात है? अभी किया जो लास्ट वाला क्वेश्चन, अगर बैंक कॉलम में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड दिख रहा है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस, तो फिर क्या ये हमारे लिए ओवरड्राफ्ट है? ट्रू। ट्रू होगा, अभी अभी किया ना क्वेश्चन, ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, इसके बाद एक कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश ट्रांजैक्शन एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बुक में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो जाता है, बताओ। कैश बुक में कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होगा। कैश बुक में तो कैश ट्रांजैक्शन होता है, अगर हम लोगों ने क्रेडिट सेल किया तो डेटेड टू सेल कैश बुक में कहां से आएगा? सब्सिडियरी बुक्स का जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था तभी तो बोला था कि कैश बुक हमेशा कैश ट्रांजैक्शन लेगा। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स है, ये तो कैश बुक का मेन चीज है कि कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है। डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है या कैश डिस्काउंट होता है? सोच के देखो, ट्रेड डिस्काउंट का तो कोई एंट्री होता ही नहीं है अकाउंट्स में, वो तो एक बिजनेस पॉलिसी है। तो ये 7 नंबर वाला क्या होगा फिर? डिस्काउंट ऑफ ए कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट, फॉल्स होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है। द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए कैश बुक recording cash discount deducted by customer when paying their accounts is posted to the credit of the discount allowed account, debit of the discount allowed, credit of the discount receipt account। समझाते हैं क्या बोला है। टोटल ऑफ द डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड, अभी देखो एक क्वेश्चन किया हुआ है, अभी हम लोग देखते हैं। देखो, टोटल ऑफ द डिस्काउंट ऑन द डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का टोटल कितना है? डिस्काउंट का 50 है। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? ऑफ ए कैश बुक, तो जैसे मेरे एग्जांपल के हिसाब से 50, रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय द कस्टमर। क्या ये वो कैश डिस्काउंट है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, जो कस्टमर को हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था? व्हेन पेइंग देयर अकाउंट्स इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट। मतलब ये बोल रहा है
कि जब हम लोग इसको दिखा रहे हैं, ये जो 50 रुपीज दिखा रहे हैं, ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? ये तो कंफर्म है ये कस्टमर वाला ही डिस्काउंट है। क्यों? देखो, जब हम लोग कस्टमर से पैसा ले रहे हैं तभी हम लोग ये एंट्री कर रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पर जब हम लोगों ने डिस्काउंट का एंट्री किया, ये 50 रुपीज वाला हम लोगों ने अविराल से पैसा लिया था, तभी तो बैंक अकाउंट डेबिट किया था, चेक में पैसा लिया था, डिस्काउंट 50 रुपीज दिया था, तो ये बात तो सही है। ये कैश डिस्काउंट है जो हम लोगों ने कस्टमर को दिया है जब वो लोग अपना पेमेंट कर रहे थे। अब ये पोस्ट कहां पर होगा? अगर हम लोग इसको इंडिविजुअली लेजर में पोस्ट करते हैं, डिस्काउंट कॉलम में कहां पोस्ट होगा, पहले ये सोचो। तो पहला बात है, ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड में होगा, ये सोचो, फिर डेबिट क्रेडिट सोच लेंगे। ये कौन सा वाला डिस्काउंट है? डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड? अगर हम लोग इसको सेपरेटली पोस्ट करते हैं, कैश बुक में नहीं करके अगर हम लोग नॉर्मल लेजर बना के पोस्ट करते हैं, तो कौन से लेजर में जाएगा? डिस्काउंट अलाउड वाले में या डिस्काउंट रिसीव्ड वाले में? पहले ये सोचो, तो उससे एक गलत जवाब हट जाएगा, दो जवाब रह जाएगा। बोलो, ये डिस्काउंट अलाउड कॉलम में जाएगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में जाएगा? मेरा बात नहीं समझ में आया। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, तो ये तो हुआ ही नहीं, ये तो ऑप्शन बेकार का है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हटा दो, ठीक है। अब बचा दो। अब हम लोग को पता है ये कस्टमर को दिया गया डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा। अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डिस्काउंट को जब रिकॉर्ड करेंगे तब किधर रिकॉर्ड करेंगे, ये पूछा है क्वेश्चन, ठीक है। तब एंट्री सोचो, अगर हम लोग कस्टमर से पैसा ले रहे हैं तो करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश या बैंक डेबिट कर देते हैं। डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट कर देते हैं, टू क्या करते हैं, टू डेटर कर देते हैं। इसको अगर स्प्लिट करेंगे तो कैश टू डेटर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। अगर डिस्काउंट अलाउड टू डेटर हमारा स्प्लिट वाला एंट्री हो गया, तो यहाँ पर पोस्ट कैसे होगा? डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट अलाउड तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे टू डेटर, तो पोस्ट कर दिया टू डेटर। अब किधर पोस्ट किया? डेबिट साइड, तो कौन सा आंसर होगा? यही पूछा था, बोलो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए या बी? मैम बी। बी, मैम ठीक है। क्वेश्चन एक बार समझा दीजिएगा। क्वेश्चन फिर से समझाते हैं, देखो, टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए कैश बुक। अगर कोई कैश बुक बना हुआ है, उसके डेबिट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम है उसका जो टोटल है वो हमें क्या बताता है? कॉमा देके बोल रहा है, रिकॉर्डिंग कैश डिस्काउंट डिडक्टेड बाय कस्टमर्स व्हेन पेइंग देयर अकाउंट्स। अगर कोई कस्टमर अपना पेमेंट कर रहा है और हम लोग उससे अगर डिस्काउंट दे रहा है, देखो, कस्टमर व्हेन पेइंग देयर अकाउंट्स का मतलब, अकाउंट्स मतलब उनका अकाउंट जो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर रखा था कि समथिंग मुझे इससे पैसा मिलने वाला है, वो कस्टमर जब आके मुझे पैसा दे रहा है और अगर हम उसे कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? वो डिस्काउंट हम कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है अगर हम लोग इस डिस्काउंट को पोस्ट करना चाहते हैं, तो पोस्ट मतलब लेजर पोस्टिंग। अगर डिस्काउंट को हम लोग लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कौन सा अकाउंट में करेंगे? तो यहां पर देखो क्या क्या अकाउंट दिया था, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट ऑफ डिस्काउंट रिसिप्ट। पहला बात है कि कस्टमर को अगर डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट हमारा डिस्काउंट अलाउड होता है, ना कि डिस्काउंट रिसिप्ट होता है। तो इसका मतलब जब हम लोग इसको डिस्काउंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे तो कौन से अकाउंट में पोस्ट करेंगे, पहले ये हमें समझना चाहिए था, क्योंकि ये डिस्काउंट का बात बोला था और यहाँ पर हिंट्स दे दिया था कि कस्टमर जब पे करते हैं तब जो डिस्काउंट देते हैं उसको पोस्ट करना है, तो वो डिस्काउंट अलाउड होगा, ना कि डिस्काउंट रिसिप्ट। अब बोल रहा है कि किधर पोस्ट होगा, क्रेडिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड या डेबिट ऑफ द डिस्काउंट अलाउड? पोस्ट करके देखा तो डेबिट साइड हो रहा है, तो आंसर बी होगा। बोलो, क्वेश्चन समझ में आया? अब क्या बोला है? हाँ मैम आ गया। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा घुमा के दिया है यहाँ पर, लेकिन ऐसा और भी क्वेश्चन मिलेगा हमें, तो पढ़ के समझ जाओगे तो काफी आसान होगा, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज ए डैश ऑफ अकाउंट। तो ये हमें फिलअप करना है, कैश बुक क्या है, टाइप ऑफ डैश बट ट्रीटेड एज अ डैश ऑफ अकाउंट। तीन ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा होगा? देखो, सब्सिडियरी बुक, प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक सब्सिडियरी बुक्स, ये तो नहीं होगा, दो सब्सिडियरी सब्सिडियरी नहीं होगा। अब ये दोनों में से कौन सा होगा? अब लैंग्वेज पढ़ के समझो, कैश बुक इज अ टाइप ऑफ सब्सिडियरी बट ट्रीटेड एज प्रिंसिपल, या फिर ये प्रिंसिपल है बट ट्रीटेड एज सब्सिडियरी। कौन सा पहला बात है, ये सब्सिडियरी है और ये प्रिंसिपल भी है, ये उसका सेकेंड फीचर्स है या फिर प्रिंसिपल होना इसका फर्स्ट फीचर्स है? सोचो, जब हम पढ़ाए थे तो कैश बुक को मैंने पहले कौन से कैटेगरी में डाला था?
तो वही उसका मेन फीचर्स होगा। और क्योंकि इसमें जर्नल लेजर दोनों एक साथ होता है तभी इसे प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बात तो दोनों ही सही है, कैश बुक प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडियरी भी है, लेकिन कौन सा फीचर्स पहले आया, मतलब कैश बुक को कौन से फीचर्स में पहले डाला गया, सब्सिडियरी या फिर प्रिंसिपल, कौन से फीचर्स में दिया गया पहले, उसके हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। सब्सिडियरी। हाँ, ये एक सब्सिडियरी बुक है, लेकिन इसका सब्सिडियरी बुक्स का जो मतलब प्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है जो इसको प्रिंसिपल बुक भी बनाता है। तो इसीलिए जब मैंने पहला लिखवाया था सब्सिडियरी बुक्स कौन कौन सा है, तो उसमें मैंने कैश बुक को भी दिखाया था। मैंने ये नहीं बोला कि कैश बुक सब्सिडियरी बुक्स नहीं है, क्योंकि ये तो है सब्सिडियरी बुक, बट इसका प्रेजेंटेशन बाकी सब्सिडियरी बुक से अलग है, लेजर के तरह है, इसीलिए ये प्रिंसिपल बुक है। इसीलिए ये एक टाइप ऑफ सब्सिडियरी बुक्स है बट ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल बुक। बट ये प्रिंसिपल बुक तो है नहीं, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन है ये उसको प्रिंसिपल बुक बनाता है। इसीलिए पहले सब्सिडियरी लिखना है फिर प्रिंसिपल लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड नंबर देखो क्या बोल रहा है। Which of the following is not a column of a 3 column cash book? 3 column cash book बनने पे ये तीन में से कौन सा कॉलम नहीं लिखना पड़ता है, बोलो। पेटी कैश। पेटी कैश कॉलम ये नहीं होता है, बैंक कॉलम कैश कॉलम होता है, सही बात है। कॉन्ट्रा एंट्री आर पास्ड ओनली व्हेन, कॉन्ट्रा एंट्री कब लिखना पड़ता है, मतलब ऐसा कौन सा एंट्री है जिसको लिख के हम लोग सी लिखते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री, ये कब करते हैं? ऑप्शंस देखो क्या बोल रहा है, डबल कॉलम कैश बुक में, 3 कॉलम कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में, किसमें होगा? मैम ए डबल कॉलम कैश। डबल कॉलम में होगा या 3 कॉलम में? कॉन्ट्रा एंट्री किसमें नहीं होगा? नहीं, वही मैम बी बी। बी होगा ना, 3 कॉलम में होगा जहां पर कैश और बैंक कॉलम होगा। डबल कॉलम में होता है कैश डिस्काउंट या बैंक डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहे हैं, द कैश बुक रिकॉर्ड्स, कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है? ऑल कैश रिसिप्ट, ऑल कैश पेमेंट, ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, कौन सा सही है? इतना सारा कैश बुक किए, बोलो। कैश कैश रिसिप्ट रिकॉर्ड करते हैं, कैश पेमेंट रिकॉर्ड करते हैं, या दोनों? मैम सी। सी होगा, दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं ना, रिसिप्ट भी, ये पेमेंट ये रिसिप्ट, दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं। द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज एन एक्सपेंस, ए प्रॉफिट एंड एसेट। बोल रहा है पेटी कैश बुक में अगर कोई बैलेंस दिख रहा है, जैसे अभी अभी किया था, ये देखो पेटी कैश बुक में बैलेंस दिखा, कितना बचा हुआ है? 40 रुपया। अभी एंड में, पहले कितना था? 100 रुपए था, 60 खर्चा हो गया, 40 बचा है, तो ये क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है, ये जो 40 रुपए है, क्योंकि बोला क्या है, द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक, यानी कि एग्जाम्पल के हिसाब से 40, ये खर्चा है 40 रुपए का, ये प्रॉफिट है या फिर ये कोई एसेट है, क्या होगा? मैम एसेट है। एसेट है, क्योंकि ये तो मेरा कैश है, कैश तो एक रियल अकाउंट होता है, ये ना तो मेरा कोई खर्चा है, खर्चा तो है ही नहीं क्योंकि मेरे पास ये पैसा बच गया। ये प्रॉफिट भी नहीं है क्योंकि ये मैंने कुछ बेच बाच के अर्न थोड़ी ना किया है, ये तो मेरा एसेट है जो मेरे पास रह गया। फिर क्या बोला, इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सेल्स बुक और जर्नल बुक। बोल रहा है कि राम को गुड्स बेचा गया, सॉरी राम ने गुड्स बेचा है, कैश में बेचा है, ठीक है। अगर राम ने कैश में बुक्स बेचा है, सॉरी गुड्स बेचा है, तो वो कहाँ एंट्री करेगा? कैश बुक में, सेल्स बुक में या जर्नल बुक में? एंट्री सोचो, सोचने से ही पता चलेगा। कैश बुक। कैश बुक में, क्योंकि सेल्स बुक में तो क्रेडिट सेल का एंट्री होता है, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। जर्नल में तब जाता है जब कोई सब्सिडियरी बुक में फिट नहीं होगा, तो सब्सिडियरी बुक में तो फिट हो जाएगा क्योंकि कैश में बेचा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश टू सेल्स, ठीक है। तो कैश टू सेल्स हो जाएगा, तो कैश बुक में ये एंट्री हो जाएगा, इजी, ठीक है। तो ये 7th वाला हम लोग का एंट्री हो जाए, सॉरी ऑप्शन हो जाएगा ए। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, जैसे कि इस कैश बुक है सब्सिडियरी बुक और प्रिंसिपल बुक एक्सप्लेन, तो ये पढ़ोगे तुम लोग तो इसको अपने हिसाब से लिख सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ कैश बुक, कैश बुक कितने तरह का होता है? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, 3 कॉलम, पेटी कैश बुक। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक का एडवांटेज जो है वो बताना पड़ेगा। और यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही दिया है, ठीक है, वो भी किस चीज का दिया है? वो भी दिया है हम लोग को पेटी कैश बुक का। तो पेटी कैश बुक का दिया है तो तुम लोग इसे करके देख सकते हो अपने आप, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि कितना बैलेंस है, बैलेंस इन हैंड, ये हमेशा
500 रुपए जो है रिम्बर्स करते हैं, इंटरेस्ट अमाउंट 500, ठीक है। इससे हमें पेटी कैश बुक बनाना है। अगर बैलेंस इनका 500 होना चाहिए जबकि 134 है, तो इस बार कैशियर इनको बाकी बैलेंस जो है दे सकता है। और यहाँ पर देखो 365 रुपीज मिल भी गया, चेक करके देखो ये 500 ही होगा। 134 इनके पास बैलेंस था और कैशियर ने रिम्बर्स कर दिया 365, ठीक है। तो ये और 0.90 और 0.10 ऐड करो, 1 रुपए हो गया, तो 500 रुपीज इनका हो जाता है। इस तरह से ओपनिंग बैलेंस था, इतना रिसीव किया। उसके बाद क्या क्या खर्चा किया, छोटा सा ही दे रखा है। स्टेशनरी का खर्चा है, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर्स, ठीक है। तो रिपेयर्स का एक कॉलम बना लो, 2 बार दिख रहा है, ठीक है। फिर रिपेयर्स का, मिसलेनियस का एक कॉलम बना लो, 2 बार दिख रहा है। स्टेशनरी का एक कॉलम बना लो, 2 बार दिख रहा है। और बचा ट्रैवलिंग और यहाँ पर मिस ट्रैवलिंग बचा और कुछ नहीं, ठीक है। ये 2 कवर अप हो गया, यहाँ पर ये 2 कवर अप हो गया, ये 2 कवर अप हो गया। बच रहा है मेरा सिर्फ ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ट्रैवलिंग का एक अलग बना सकते हैं हम लोग, या फिर चाहे तो मिसलेनियस में डाल सकते हैं। मतलब कितना सारा हेड हो जाएगा, एक स्टेशनरी का हो जाएगा, ठीक है, एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस का हो जाएगा, एक रिपेयर्स का हो जाएगा, एक ट्रैवलिंग का हो जाएगा, और एक हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। देखो इसमें ही हो जाएगा। स्टेशनरी यहाँ चला जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस यहाँ चला जाएगा, रिपेयर्स जो है यहाँ चला जाएगा, ट्रैवलिंग जो है यहाँ पर चला जाएगा, अगेन मिसलेनियस एक्सपेंस यहाँ आ जाएगा, अगेन रिपेयर्स 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 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतने सारे जो है हेड हम लोग बना के कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं एनालिटिकल वे में। और ये खर्चा पे करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा 500 तो हमारे पास है, कितना बचेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हुआ भी है, तुम लोग यहाँ से हेल्प लेने का जरूरत नहीं है, तो बच्चों जैसा एक टास्क है और कुछ नहीं, तुम लोग अपने हिसाब से करके देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बैलेंस बीडी हम दिखा देते हैं, लिख दिया है। रिम्बर्समेंट यहाँ पर ऐसे लिखा है, मैंने जैसे सिखाया तुम लोग वैसे भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर टू बैलेंस बीडी इधर लिख के दिखा है, तुम लोग चाहो तो इधर भी लिख के कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न होता है, अगर चाहे तो इधर भी लिख के कर सकते हैं। ये देखो स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर्स, ट्रैवलिंग, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंस, रिपेयर्स। तो ये कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो है, इजीली कर सकते हो। जहां पर जो खर्चा है देख देख के लिख दियो, टोटल कर दो। खर्चा हुआ है 421.90, तो 500 में से अगर इतना खर्चा हुआ, बाकी अमाउंट बच जाएगा। बस सही तरह से प्रेजेंटेशन करना होता है पेटी कैश बुक में, और कुछ नहीं है। और हेडिंग अपने हिसाब से दे सकते हैं, लेकिन जो वर्ड मल्टीपल टाइम यूज हुआ है उसका हेडिंग होना जरूरी होता है। तो यहाँ 4 हेडिंग से कर दिया है, ठीक है। 4 हेडिंग से यहाँ पर पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। तो हम लोग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये तुम लोग होमवर्क ले लो, इसको हम और नहीं करवाएंगे, इसको और क्या करवाएं, तुम लोग ये कर सकते हो अपने आप। ये हो गया प्रैक्टिकल क्वेश्चन का 1, ठीक है। ये कर सकते हो, इससे बड़ा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो ये एक बार खुद से कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है ना, पेटी कैश बुक आसान देखने में लगता है, प्रॉब्लम कुछ और होगा। क्या होगा, प्रेजेंटेशन जब करने जाओगे कहाँ क्या लाइन ड्रॉ करोगे उसको लेके कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेटर है कि तुम लोग एक बार ये वाला क्वेश्चन अपने आप कॉपी में करके देखो, ठीक है। तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।